ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 01 से 10। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 1 जंगल के किनारे का गांव। अध्याय 1 जंगल के पास का गांव। दूसरे मूर्ख ने अपनी आंखें खोली और अपने सिर के ऊपर मिट्टी और छप्पर की छत को देखा। उसके शरीर को ढकने वाली रजाई गहरे पीले रंग की थी और उसमें से भीनी भीनी गंध आ रही थी। यह इतना पुराना था कि इसके मूल रंग को अब पहचाना नहीं जा सका। उसके बगल में उसका दूसरा भाई हान झू लेटा हुआ था, जो गहरी नींद में लग रहा था। सोते समय खर्राटे रुक रुक कर आते थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बिस्तर से 5 फुट की दूरी पर एक मिट्टी की दीवार थी, जिसमें समय बीतने के कारण कई दरारें पड़ गई थी। दीवार के दूसरी ओर से उसकी मां की परेशान करने वाली आवाज और कभी कभी उसके पिता की गहरी सांसें आने की आवाज आती थी, जो पाइप पी रहा था। दूसरे मूर्ख ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि अगर वह अभी नहीं सोएगा तो अगले दिन जल्दी नहीं उठ पाएगा। अगर वह देर से उठता तो अपने अच्छे दोस्तों के साथ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पर नहीं जा पाता। सेकंड फूल का असली नाम हानली था। ये खूबसूरत नाम उन्हें उनके माता पिता ने नहीं दिया था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने बच्चे को हानली का दूसरा नाम देने के बदले में गांव के बुजुर्ग झांक को कॉर्नब्रेड के 2 टुकड़े दिए थे। टीएल मंदारिन में दूसरा मूर्ख एरलेंजी इसके अर्थ के बावजूद एक सुखद ध्वनि है। जब अंकल झांक छोटे थे तो उन्होंने शहर के अमीर बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई की थी। चूंकि वह गांव में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कुछ शब्द पढ़ना जानता था, गांव के आधे से अधिक बच्चों के नाम उसके द्वारा रखे गए थे। हानली को गांव के लोग दूसरा मूर्ख कहते थे। अपने नाम के बावजूद वह दिखने में मूर्ख या मूर्ख नहीं था। इसके विपरीत वह वास्तव में गांव का सबसे चतुर व्यक्ति था। लेकिन अन्य बच्चों की तरह घर पर रहने के अलावा किसी ने भी उसे उसके आधिकारिक नाम हानली से नहीं बुलाया। इसके बजाय उन्होंने उसे उसके पालतू नाम दूसरा मूर्ख से बुलाया। उससे एक दूसरा मूर्ख उपनाम देने का कारण ये था कि गांव में पहले से ही मूर्ख नाम का कोई व्यक्ति था। इस प्रकार का उपनाम कुछ भी नहीं था। गांव में डॉगी और डम्बैग नाम के बच्चे थे। ये नाम दूसरा मूर्ख जितने सुखद सुनने में नहीं थे। इस वजह से हानली को कुछ सांत्वना महसूस हुई, भले ही वह अपने उपनाम से बहुत प्यार नहीं करता था। शारीरिक रूप से हानली बहुत साधारण थे। वह भूरे रंग का था और कृषक समुदाय में पैदा हुए बच्चे के सामान्य विवरण से मेल खाता था। हालांकि अपने दिल की गहराई में वह उसी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में तेजी से परिपक्व हो गया था। जब से वह छोटा था तब से उसकी इच्छा थी कि एक दिन वह अपने छोटे से गांव को छोड़कर बाहरी दुनिया की उपजाऊ भूमि का पता लगा सकेगा, जिसके बारे में अंकल झांग हमेशा बात करते थे। हानली ने कभी भी गांव में किसी और से अपने सपनों के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें गहरा सदमा लगेगा। आखिरकार इस जगह को छोड़ना एक ऐसी धारणा थी जिसके बारे में छोटे बच्चे तो क्या, वयस्क भी आसानी से नहीं सोचते थे। उसकी उम्र के आसपास के बच्चे केवल मुर्गियों और पालतू कुत्तों का पीछा करना जानते थे। उन्होंने कभी भी गांव छोड़ने का अजीब ख्याल मन में नहीं लाया था। हानली के परिवार में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें 2 बड़े भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन शामिल थी। वह अपने परिवार में चौथे सबसे बड़े थे और इस साल 10 साल के हो गए। साथ में वे एक कठिन लेकिन ईमानदार जीवन शैली जीते थे। बहुत कम ही उन्हें मांस और मछली खाने को मिलता था, लेकिन पूरा परिवार अपने पास मौजूद अल्प संसाधनों से ही जीवन यापन करने में संतुष्ट था। इस समय हानली नींद और चेतना की स्थिति के बीच मंडरा रहा था। जैसे ही वह धीरे धीरे सोने लगा, उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था। पहाड़ों में रहते हुए उसे अपनी छोटी बहन के लिए और अधिक लाल जामुन तोड़ने थे, जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था। अगली सुबह दोपहर के समय हानली अपनी पीठ पर
लकड़ी के ढेर से पड़ी छाया में खुद को चिलचिलाती धूप से बचा रहा था। उसकी छाती के चारों ओर लाल जामुनों से लबालब भरी एक थैली लिपटी हुई थी, जो घर जाते समय हर कदम पर उछलती थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त उसके घर में एक मेहमान आया है, एक ऐसा मेहमान जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। यह अतिथि वास्तव में वह व्यक्ति था जिसका हान ली के साथ बहुत करीबी रक्त संबंध था। यह उसका तीसरा चाचा था। यह अफवाह थी कि उनके तीसरे चाचा पास के शहर में एक रेस्तरां के दुकानदार थे। उनके माता पिता के अनुसार तीसरे चाचा उनके भीतर सबसे सक्षम थे परिवार। कुछ 100 वर्षों के बाद हान परिवार ने अंततः अपने तीसरे चाचा जैसे किसी व्यक्ति को जन्म दिया, जो रुतबा और सम्मान वाला एक व्यक्ति था जो परिवार के भीतर बेजोड़ था। जब हान ली छोटा था तो वह अपने तीसरे चाचा से केवल कुछ ही बार मिला था। थर्ड अंकल के परिचय के कारण हान ली का बड़ा भाई शहर में एक लोहार का प्रशिक्षु बन गया। कभी कभी ये तीसरा चाचा अपने माता पिता को घर लाकर खाने के लिए कुछ खाना भी उपहार में देता था। क्योंकि उसने हान ली के परिवार की बहुत सोच समझकर देखभाल की थी, इसलिए हान ली के मन में उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। हालांकि उसके माता पिता ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि वे दिल से बहुत आभारी थे। हान ली का सबसे बड़ा भाई परिवार का गौरव और खुशी था। एक लोहार के प्रशिक्षु के रूप में वह हर महीने 30 तांबे के सिक्के घर लाने में सक्षम था, जिसमें जीवन यापन का खर्च शामिल नहीं था। और जब वह अंततः अपनी प्रशिक्षुता से स्नातक हो गया, तो वह और भी अधिक पैसा कमाएगा। जब भी उनके माता पिता अपने बड़े बेटे के बारे में बात करते तो उनका उत्साह गर्व से बढ़ जाता। हालांकि हान ली युवा था, फिर भी वह अत्यधिक ईर्ष्यालु था। सबसे अच्छा काम जो उसे मिल सकता था वह था एक शिल्प मास्टर का प्रशिक्षु बनना और पैसे कमाने के लिए उसके द्वारा बनाए गए शिल्प पर भरोसा करना। इसलिए जब हान ली ने एकदम नए साटन के कपड़े और गोल चेहरा देखा जो उसके तीसरे चाचा का था, तो हान ली बहुत खुश हुआ। घर के बाहर एक कोने में जलाऊ लकड़ी रखकर वह अपने तीसरे चाचा का स्वागत करने के लिए घर के सामने गया। तीसरे चाचा, हान ली आपका स्वागत करते हैं। ऐसा करने के बाद वह आज्ञाकारी रूप से बगल में खड़ा हो गया और अपने तीसरे चाचा को अपने माता पिता के साथ बातचीत करते हुए सुनने लगा। तीसरे चाचा ने अपना मुंह खोलते ही हान ली की ओर देखा और अपने भतीजे की प्रशंसा की। कितना समझदार बच्चा है। हान ली की प्रशंसा करने के बाद उसने अपना ध्यान हान ली के माता पिता की ओर लगाया और अपनी यात्रा का कारण बताया। हालांकि हान ली अपने तीसरे चाचा द्वारा कहे जा रहे शब्दों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटा था, फिर भी वह मोटे तौर पर समझ गया था कि उसने क्या कहा था। ये पता चला कि उनके थर्ड अंकल के रेस्तरां को 7 मिस्ट्री संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। ये संप्रदाय आंतरिक एवं बाह्य विभागों में विभाजित था। अभी कुछ समय पहले ही थर्ड अंकल को आधिकारिक तौर पर बाहरी शिष्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका मतलब था कि वह आंतरिक शिष्य परीक्षा देने के लिए 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को ला सकता था। हर 5 साल में एक बार 7 रहस्य संप्रदाय औपचारिक रूप से युवाओं को आंतरिक शिष्य बनने के लिए परीक्षा देने के लिए निमंत्रण जारी करेगा। परीक्षण आधिकारिक तौर पर अगले महीने शुरू होगा। तीसरे चाचा एक चतुर और चतुर व्यक्ति थे जो निसंतान थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से हान ली के बारे में सोचा जो उम्र की आवश्यकता को पूरा करता था। जिस क्षण आमतौर पर विनम्र फादर हान ने जियांग हु और सांप्रदायिक शब्द सुने, साथ ही कई अन्य वाक्यांश जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे, उन्हें बहुत झिझक महसूस हुई। अपनी धूम्रपान की चिलम अपने होठों के पास लाकर कश लगाते हुए वह बिना कुछ बोले बैठ गया। टीएल फादर हान ली के पिता की उपाधि है। थर्ड अंकल के अनुसार 7 रहस्य संप्रदाय को कई 100 मील के भीतर सबसे अच्छे संप्रदायों में से एक माना जा सकता है। यदि कोई आंतरिक शिष्य बन जाए तो वह न केवल मुफ्त में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेगा, बल्कि उसे मासिक भत्ता भी मिलेगा और उसकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग आंतरिक शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, वे अभी भी संप्रदाय के बाहरी विभाग में प्रवेश कर सकते हैं और तीसरे चाचा की तरह बाहरी शिष्य बन सकते हैं।
उनके पास अभी भी 7 रहस्य संप्रदाय को उसके बाहरी मामलों को संभालने में मदद करने का अवसर होगा। ये संभावना सुनकर कि उनके बेटे को मासिक भत्ता मिल सकता है और वह अपने तीसरे चाचा के समान सफल भी हो सकता है, हान ली के पिता ने अंततः अपनी स्वीकृति देने का फैसला किया। हान ली के पिता से स्वीकृति मिलने के बाद तीसरे अंकल ने अपने दिल में खुशी महसूस की। 2 चांदी के सिक्के छोड़ते हुए उसने कहा कि वह हान ली को परीक्षण क्षेत्र तक ले जाने के लिए 1 महीने में वापस आएगा। इस अवधि के दौरान हान ली के पिता को यह सुनिश्चित करना था कि हान ली को कपड़े पहनाए जाएं और उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छा भोजन दिया जाए ताकि हान ली के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान हो जाए। ये निर्देश देने के बाद तीसरे चाचा ने हान ली और उसके पिता को विदाई दी, हान ली के सिर पर हाथ फेरा और शहर के लिए रवाना हो गए। हालांकि हान ली को अपने तीसरे चाचा की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आईं, लेकिन वह समझ सकता था कि वह बड़े शहर में पैसा कमाने में सक्षम होगा। ऐसा लग रहा था कि उसका पहले का सपना सच होने वाला था, जिससे वह इतना उत्साहित हो गया कि पहले कुछ देर तक सो नहीं सका रहा था। 1 महीना बीत जाने के बाद तीसरे चाचा हान ली को परीक्षण स्थल तक ले जाते हुए गांव लौट आए। उनके जाने से पहले हान ली के पिता ने बार बार हान ली को उचित व्यवहार के तरीके बताए। व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए और दूसरों के साथ अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। इस बीच हान ली की मां ने उनसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अच्छा खाने और सोने का आग्रह किया। आखिरकार वह दिन आ गया और तीसरे अंकल हान ली को गाड़ी से ले जाने आए। जैसे ही उसके माता पिता धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गए, हान ली ने अपनी आंखों से आंसू बहने से रोकने के लिए अपने होठों को काट लिया। हालांकि वह हमेशा उसी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक परिपक्व था, फिर भी वह 10 साल का बच्चा था। ये पहली बार था जब उसने घर छोड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उदास महसूस कर रहा था। उसके हृदय में गृह क्लेश उत्पन्न हो गया। उसने ठान लिया था कि अमीर बनने के बाद वह जल्दी से घर लौट आएगा और अपने माता पिता से कभी अलग नहीं होगा। हान ली ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस क्षण के बाद पैसा उसके लिए कोई अर्थ खो देगा। वह अप्रत्याशित रूप से सामान्य मनुष्यों से अलग रास्ते पर चलने वाला था। इसके बजाय वह अमर साधना की ओर अपने स्वयं के मार्ग पर चलने वाला था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 2 ग्रीन ऑक्स विलेज। हान ली का घर एक छोटा शहर कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ये ग्रीन ऑक्स विलेज नामक एक बड़ा गांव था। केवल वे लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं रखने वाले मूल निवासियों ने इस गांव को ग्रीन ऑक्स सिटी कहा था। हान ली को इसके बारे में जानने का एकमात्र कारण ये था कि उसे उसके अंकल झांग ने सूचित किया था, जो 10 साल से अधिक समय से द्वारपाल के रूप में काम कर रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ग्रीन ऑक्स विलेज बहुत बड़ा नहीं था। इसकी केवल एक मुख्य सड़क थी, जिसे ग्रीन ऑक्स स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था, जो गांव की पूर्वी से पश्चिमी सीमाओं तक फैली हुई थी। गांव में केवल एक सराय भी थी, जो उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित थी। किसी भी यात्रा करने वाले व्यापारी के लिए जो बाहर सोना नहीं चाहता था, यह मधुशाला ही एकमात्र विकल्प था। ग्रीन ऑक्स विलेज के पश्चिमी भाग में गाड़ियों के लिए केवल एक सड़क थी। ये गांव के दरवाजों और ग्रीन ऑक्स टैवर्न से लेकर स्प्रिंग फ्रेग्रेंस रेस्तरां तक चलता था। यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कोई भी टैवर्न के अलावा जा सकता था। स्प्रिंग फ्रेग्रेंस रेस्तरां किसी भी तरह से बड़ा नहीं था और वास्तव में काफी पुराने जमाने का था। हालांकि इस प्रतिष्ठान में एक खास आकर्षण था जो कई यात्रियों को आकर्षित करता था। हर दिन दोपहर के समय वहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी, जिससे वह स्थान हमेशा दलदल में डूबा रहता था। गोल चेहरे वाला एक दाढ़ी वाला आदमी एक गहरे रंग के गोल मटोल छोटे लड़के के साथ गाड़ी से निकला, जो लगभग 10 साल का लग रहा था। वे दोनों अकड़ के साथ रेस्तरां में चले गए। सभी नियमित ग्राहक जानते थे कि यह आदमी कौन था। वह इस रेस्तरां फैटी हान का प्रबंधक था। हालांकि वह लड़का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे परिचित थे। एल्डर हान, ये सांवला छोटा लड़का बहुत हद तक आपसे मिलता जुलता है।
क्या यह उस वेश्या का बच्चा हो सकता है जिसके साथ आपने रात बिताई थी? किसी ने मजाक किया। जैसे ही चुटकुला सुनाया गया, पूरा रेस्तरां ठहाकों से गूंज उठा। ओह, यह मेरे सगे भाई का बेटा, मेरा अपना भतीजा है। बेशक वह मेरे जैसा दिखेगा, फैटी हान ने क्रोधित होने के बजाय गर्व से कहा। इस जोड़ी ने गांव पहुंचने से पहले पूरे 3 दिनों तक बिना आराम किए यात्रा की थी। वे हान ली और उनके तीसरे चाचा थे, जिन्हें गांव के लोग फैटी हान के नाम से जानते थे। हान ली को रेस्तरां के पीछे लाने से पहले फैटी हान ने कुछ नियमित लोगों का अभिवादन किया और एक सुदूर प्रांगण में प्रवेश किया। जियो ली, तुम्हें यहाँ कुछ देर आराम करना चाहिए। जब आंतरिक शिष्य परीक्षाओं का समय आएगा, मैं आपको फोन करूंगा। फिलहाल कुछ नियमित लोगों की सेवा में भाग लेने के लिए मुझे जाना होगा। फैटी हान ने आंगन में एक साइड वाले कमरे की ओर इशारा किया और हानली को उसमें प्रवेश करने का इशारा किया। टीएल, इस संदर्भ में जियो का अर्थ छोटा है। इतना कहने के बाद हानली के तीसरे चाचा घूमे और अपने ग्राहकों की देखभाल करने के लिए जल्दी से रेस्तरां के अंदर वापस चले गए। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे अपने दिल में अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसने हानली को याद दिलाया, इधर उधर मत भागो। यदि आप इधर उधर घूमेंगे तो हो सकता है कि आप गांव में खो जाएं। इसलिए बेहतर होगा कि आप यह आंगन न छोड़ें। हानली की ईमानदार प्रतिक्रिया सुनकर उसने राहत में सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर चला गया। अपने तीसरे चाचा के आंगन से चले जाने के बाद हानली को अचानक थकावट महसूस हुई। जिस पल उसका सिर उसके तकिए पर पड़ा, वह गहरी नींद में सो गया और खर्राटे लेने लगा, आश्चर्यजनक रूप से अपरिचित परिवेश में अकेले रहने वाले एक सामान्य बच्चे के डर के बिना। जब रात हुई तो एक नौकर खाना लेकर आया। हालांकि यह कोई भव्य भोजन नहीं था, फिर भी यह स्वादिष्ट था। हान ली के खाना खाने के बाद नौकर बचे हुए बर्तन साफ कर रहा था, तभी उसका तीसरा चाचा इत्मीनान से अंदर आया। ये कैसा था? क्या भोजन आपके स्वाद के अनुरूप था? क्या तुम्हें घर की याद आती है? हाँ, मुझे घर की याद आती है, हान ली ने अपनी बचकानी आवाज में उत्तर दिया। थर्ड अंकल हान ली की प्रतिक्रिया से संतुष्ट लग रहे थे। वह उससे उसके दैनिक जीवन के बारे में बात करने लगा और अपने कई अनुभवों के बारे में बखान करने लगा। धीरे धीरे हानली कम शर्मीला हो गया और अपने तीसरे चाचा के साथ हंसने और बात करने लगा। इस तरह 2 दिन जल्दी ही बीत गए। तीसरे दिन हानली ने रात का खाना खत्म करने के बाद अपने चाचा की जियांगहू की कहानियों का इंतजार कर रहा था, तभी एक गाड़ी रेस्तरां के दरवाजे के सामने रुकी। टीएल, जियांगहू मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया। इस गाड़ी को चमकदार काले रंग से रंगा गया था और घोड़ा भी शायद ही कभी देखा जाने वाला सुनहरा घोड़ा था। लेकिन जिस चीज ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह ये था कि गाड़ी के फ्रेम पर एक काले बैनर को चमकाते हुए लाल त्रिकोण के बीच में चांदी के अक्षरों में रहस्य शब्द लिखा हुआ था। बैनर पर मौजूद छवि से भी अथाह हवा निकल रही थी। इस बैनर को देखकर क्षेत्र के प्रत्येक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ को पता चल गया कि यह गाड़ी क्षेत्र के 2 स्थानीय अधिपतियों में से एक 7 मिस्ट्री संप्रदाय की है। ऐसा लग रहा था कि ग्रीन ऑक्स विलेज में कोई सम्मानित अतिथि आया हो। 7 रहस्य संप्रदाय को पहले 7 सर्वोच्च संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। 200 साल पहले इस संप्रदाय की स्थापना 7 सर्वोच्च शासक नामक एक अत्यंत प्रसिद्ध मार्शल मास्टर द्वारा की गई थी। एक बार जिंग प्रांत और पास के शू प्रांत में कुछ दशकों तक प्रभुत्व स्थापित करने के बाद 7 सुप्रीमो का संप्रभु अत्यधिक प्रसिद्ध था। लेकिन उनके बीमारी से पीड़ित होने के बाद 7 रहस्य संप्रदाय की शक्ति को विनाशकारी झटका लगा और इसका प्रभाव काफी कम हो गया। अंत में 7 रहस्य संप्रदाय को उसके प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों के संयुक्त प्रयासों से जिंग प्रांत के मुख्य शहर से बाहर कर दिया गया। 100 साल पहले संप्रदाय को सेलेस्टियल रेनबो माउंटेन नामक एक अत्यंत सुदूर क्षेत्र में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया था। तब से उन्होंने उस तीसरे दर्जे के क्षेत्र में अपनी जड़ें फिर से जमा ली और एक स्थानीय शक्ति केंद्र बन गए। स्थानीय रूप से एकमात्र अन्य शक्ति जो 7 मिस्ट्री संप्रदाय को प्रतिद्वंद्वी कर सकती थी, वह फरवुल्फ गैंग थी।
फर वुल्फ गैंग मूल रूप से जिंग प्रांत के घोड़े पर सवार डाकुओं का एक गिरोह था, जिसे जलाने, हत्या करने, लूटपाट करने से कोई गुरेज नहीं था। कुछ देर बाद शाही दरबार द्वारा भेजी गई सेना ने घेर लिया और डाकुओं का जमकर दमन किया। कुछ डाकुओं ने शाही अदालत द्वारा दी गई माफी को स्वीकार कर लिया, जबकि शेष डाकुओं ने खुद को जंगली भेड़िया गिरोह में बदल लिया। फर वुल्फ गैंग अत्यधिक क्रूर और रक्तपिपासु था। उसने अत्याचार करने में कोई हिचकिचाहट न होने की अपनी पूर्व विशेषताओं को बरकरार रखा। इस प्रकार जब भी वे आपस में भिड़ते थे, सात रहस्य संप्रदाय को हमेशा नुकसान होता था। भले ही फर वुल्फ गैंग ने सेवन मिस्ट्री संप्रदाय की तुलना में अधिक गांवों को नियंत्रित किया, लेकिन गिरोह को यह नहीं पता था कि व्यवसाय चलाने और आय उत्पन्न करने के लिए गांवों को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। इसकी तुलना में सेवन मिस्ट्री संप्रदाय द्वारा नियंत्रित गांवों की संपत्ति फर वुल्फ गैंग के नियंत्रण वाले गांवों से कहीं अधिक थी। सेवन मिस्ट्री संप्रदाय की समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए फर वुल्फ गैंग ने सांप्रदायिक के क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसके परिणामस्वरूप दो प्रमुख शक्तियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। इस संघर्ष ने सात रहस्य संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय नेता को अंतहीन सिरदर्द दिया। फर वुल्फ गैंग के कारण सात रहस्य संप्रदाय हाल के वर्षों में शिष्यों की बढ़ती संख्या को स्वीकार कर रहा है। गाड़ी रुकते ही एक 40 साल का दुबला पतला आदमी नीचे कूद गया। उसकी हरकतें बेहद फुर्तीली थीं, जिससे पता चलता है कि वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। वह फैटीहान के रेस्तरां से बहुत परिचित लग रहा था और शान से उस कमरे की ओर चला गया जिसमें हानली रह रहा था। 40 वर्षीय व्यक्ति को देखकर फैटीहान ने तुरंत उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। रक्षक वांग, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से यात्रा क्यों की है? हम्फ, रक्षक वांग ने ठंडी आवाज में कहा। सड़कें यहाँ हाल ही में शांति नहीं रही है, इस वजह से सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। अतः बड़ों ने आदेश दिया कि मैं स्वयं आऊं। अब और बकवास मत करो। क्या ये वही बच्चा है जिसे आप नामांकित करना चाहते थे? हाँ, यह मेरा भतीजा है। मुझे उम्मीद है कि प्रोटेक्टर वांग उसकी देखभाल करेंगे। प्रोटेक्टर वांग के चेहरे पर अधीरता को देखते हुए तीसरे अंकल ने तुरंत एक भारी दिखने वाली थैली निकाली और चुपके से उसे प्रोटेक्टर वांग को दे दी। थैली के वजन का आकलन करने के बाद प्रोटेक्टर वांग का अधीर रवैया स्पष्ट रूप से शांत हो गया। फैटीहान, तुम सच में जानते हो कि कैसे व्यवहार करना है। वापस जाते समय मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके भतीजे की सभी जरूरतों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। वैसे भी अब काफी देर हो गई है, हमें अपने रास्ते पर जल्दी करनी चाहिए थी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 3 सात रहस्य संप्रदाय। अध्याय 3 सात रहस्य संप्रदाय। गाड़ी के अंदर की गंध अप्रिय थी, लेकिन इससे कोई आश्चर्य नहीं हो सकता था। इस गाड़ी की इष्टतम क्षमता केवल 10 लोगों की थी, लेकिन वर्तमान में गाड़ी में लगभग 30 छोटे बच्चे सवार थे। भले ही छोटे बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में छोटा हो, गाड़ी के अंदर की जगह असहनीय रूप से तंग थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चतुर हानली ने जब पहली बार गाड़ी में प्रवेश किया था तो उसने किनारे के पास की सीट चुनी थी और अब वह चुपचाप अन्य बच्चों को देख रहा था। जिन बच्चों ने सात रहस्य संप्रदाय में परीक्षा देने के लिए पंजीकरण कराया था या नामांकित किया था, उन्हें उनके पहनावे और पहनावे के आधार पर 3 अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहले समूह में रेशमी कपड़े पहने एक युवक गाड़ी के बीचों बीच बैठा था, जो अधिकांश बच्चों से घिरा हुआ था। इस युवक का नाम वू यान था। वह 13 साल का था, गाड़ी के अंदर बैठने वाले सबसे उम्रदराज बच्चों में से एक। आमतौर पर वो यहाँ भी नहीं होता क्योंकि उसकी उम्र पहले ही आयु सीमा से अधिक हो चुकी थी, लेकिन उसकी एक बड़ी चचेरी बहन की शादी सात रहस्य संप्रदाय के किसी अधिकारी से हुई थी। इसलिए वो यान की उम्र को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और उसे चयन में शामिल होने की अनुमति दी गई। वो यान का परिवार मार्शल आर्ट डोजो चलाता था, इसलिए उसके पास काफी मात्रा में धन था। छोटी उम्र से ही उन्होंने बाहरी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। भले ही उनकी प्रतिभा को उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता था,
लेकिन जब हान ली जैसे बच्चों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पहले कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, तो वू यान के लिए उन्हें पैरों तले रौंदना काफी था। ये बहुत स्पष्ट था कि वू यान जैसे बच्चे, जो शक्तिशाली धनी परिवारों से आते थे और जिन्होंने पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, को गाड़ी के अंदर बच्चों के समूह के भीतर कुलीन माना जा सकता है। वे अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, कुछ दुकानदारों के परिवारों से आए थे, कुछ श्रमिकों के परिवारों से या कारीगरों के परिवारों से आदि। हालांकि उन सभी में एक विशेष बात समान थी, वे शहर में पले बढ़े। इस प्रकार कम उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों से सीख लिया था कि लोगों का निरीक्षण कैसे करना है और जानना है कि उनके लिए क्या फायदेमंद है। इस वजह से इन लोगों ने वू यान को घेर लिया और एहसान जताने के लिए बार बार यंग मास्टर वू और बिग ब्रदर वू को बुलाया। ऐसा लग रहा था कि वू यान को चापलूस होने की आदत है। लोगों का तीसरा समूह हान ली जैसे लोग थे। ये समूह सुदूर और गरीब गांवों से आया था। वे आमतौर पर जो कुछ उनके पास था उसी में गुजारा करते थे, गरीब थे और कठिनाई और संघर्ष का जीवन जीते थे। इस तीसरे समूह में केवल 5 से 6 लोग थे जो गाड़ी के अंदर अल्पसंख्यक थे। वे आमतौर पर अपने तक ही सीमित रहते थे और शांत स्वभाव के होते थे, यहाँ तक कि बोलने या जोर से हंसने की भी हिम्मत नहीं करते थे। उन जोरदार बच्चों की तुलना में उनमें एक ताजा बदलाव था। घोड़ा गाड़ी ग्रीन ऑक्स टाउन से बाहर निकलने के बाद पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ी और अन्य स्थानों पर जाने और भी अधिक बच्चों को इकट्ठा करने के लिए कुछ चक्कर लगाए। 5वें दिन वे सूर्यास्त के निकट 7 रहस्य संप्रदाय के घर दिव्य इंद्रधनुष पर्वत पर पहुंचने में कामयाब रहे। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद बच्चों ने सबसे पहले जो चीज देखी वह सुंदर मनमोहक सूर्यास्त था। जब प्रोटेक्टर वांग ने बच्चों को रैली में लाना शुरू किया तभी वे स्तब्ध होकर उठे और आगे बढ़ना जारी रखा। आकाशीय इंद्रधनुष पर्वत मूल रूप से पवन पर्वत स्थापित कर रहा था। किंवदंती है कि प्राचीन काल में इस स्थान से 5 रंगों वाली हवा बहती थी जो तुरंत रूपांतरित हो जाती थी पहाड़। जब इस जगह की खोज इंसानों ने की तो उन्हें एहसास हुआ कि गुलाबी गुलाबी बादलों के पीछे सूर्यास्त कितना सुंदर दिखता है। राजसी छवि से प्रेरित होकर मनुष्यों ने इस स्थान का नाम बदलकर दिव्य इंद्रधनुष पर्वत रखने का निर्णय लिया। बाईमांग पर्वत के बाद जिंग प्रांत में दिव्य इंद्रधनुष पर्वत दूसरा सबसे बड़ा पर्वत था। यह अत्यंत विशाल था, 10 ली के दायरे में फैला हुआ था। दिव्य इंद्रधनुष पर्वत वास्तव में एक पर्वत श्रृंखला थी जिसमें 10 पर्वत चोटियां शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी और 7 रहस्य संप्रदाय के विभिन्न प्रभागों के नियंत्रण में थी। आकाशीय इंद्रधनुष पर्वत के मुख्य पर्वत शिखर को सेटिंग सन समिट नाम दिया गया था। ये तुलना से परे विश्वासघाती और खतरनाक था। न केवल ये बेहद खड़ी थी, पहाड़ की चोटी और आधार के बीच केवल एक ही रास्ता था। 7 रहस्य संप्रदाय द्वारा इस क्षेत्र में अपनी जड़ें फिर से स्थापित करने के बाद उन्होंने पहाड़ के रास्ते पर कुल 13 चौकियां स्थापित की। इनमें से कुछ चौकियां छिपी हुई थी जबकि अन्य खुले में थी। वे हर उस मार्ग के लिए तैयार थे जिसका उपयोग जंगली भेड़िया गिरोह पहाड़ पर आक्रमण करने के लिए कर सकता था। जैसे ही हानली ने समूह के सामने एस्कॉर्ट्स का पीछा किया, उसने अपने आसपास के परिवेश का सर्वेक्षण किया। अचानक मैत्रीपूर्ण आवाजों की लहरें गूंजने के कारण एस्कॉर्ट्स रुक गए। छोटे भाई वांग, आप इतनी देर से क्यों आए? आप 2 दिन लेट हो गए। डिवीजन हेड यू, हमें यहाँ यात्रा में देरी हुई, आपको चिंता करने के लिए खेद है। सभी बच्चों के सामने खड़े होकर रक्षक वांग ने लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम करते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। रक्षक वांग के कठोर मुखौटे को तुरंत चापलूसी के भाव से बदल दिया गया। ये बच्चों का कौन सा बैच है? ये बैच नंबर 17 है। एन इस डिवीजन हेड यू ने हान ली और अन्य बच्चों की ओर गर्व से देखा। इन्हें आंगन में भेज दो, आज रात आराम करने दो। कल सुबह हम चयन प्रक्रिया शुरू करेंगे। जो लोग असफल होते हैं या नियम तोड़ते हैं उन्हें वापस पहाड़ से नीचे भेज दें। समझ गया, डिवीजन प्रमुख क्यू।
पहाड़ की पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुए बच्चे बेहद उत्साहित थे, लेकिन किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। अपनी कम उम्र के बावजूद बच्चों को किसी तरह पता था कि यह स्थान उनका भाग्य निर्धारित करेगा। रक्षक वांग अग्रणी थे और उन्होंने बच्चों के शयन कक्ष के रास्ते में कई लोगों का स्वागत किया। देखने से पता चलता है कि वह काफी लोगों से परिचित था और क्षेत्र में काफी लोकप्रिय था। रास्ते में उन्हें जितने भी लोग मिले उनमें से अधिकांश हरे कपड़े पहने हुए थे और ब्लेड या तलवार से लैस थे। यहाँ तक कि जो लोग खाली हाथ दिखाई देते थे वे भी अपनी कमर के चारों ओर रहस्यमय वस्तुओं से भरी थैली पहनते थे। उनके रहन सहन और आचरण से कोई भी कह सकता है कि ये सभी लोग मार्शल आर्ट में कुछ हद तक पारंगत थे। हान ली और बाकी बच्चों को एक पर्वत शिखर पर लाया गया जो अन्य पर्वत शिखरों की तुलना में ऊंचाई में कम लग रहा था। शिखर पर मिट्टी का एक घर था जो रात में बच्चों के सोने के लिए बनाया गया था। सोते समय हान ली ने सपना देखा कि उसने रेशम के कपड़े पहने हैं, उसके हाथों में एक सुनहरी तलवार है और उसके पास अद्वितीय मार्शल आर्ट है जो गांव के लोहार के बेटों को बुरी तरह हरा रहा है, जिनके लिए उसका पहले कोई मुकाबला नहीं था। फिर वह दूसरी सुबह जागा, उसे अभी भी अपना सपना याद आ रहा है। रक्षक वांग ने बच्चों को नाश्ते का आनंद नहीं लेने दिया। इसके बजाय वह सभी बच्चों को पहाड़ से नीचे बांस की कई टहनियों वाली एक खड़ी ढलान पर ले आया। वहां डिवीजन हेड यू और कुछ अन्य युवा जिन्हें हान ली नहीं पहचानते थे, पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 4 अस्थि शोधन चट्टान अध्याय 4 अस्थि शोधन चट्टान। बच्चों के सामने डिवीजन हेड यू ने चिल्लाकर कहा, सब लोग अच्छी तरह सुनो। बांस के जंगल के अंदर एक छोटा सा रास्ता है जिस पर आप आगे बढ़ेंगे, जहां आप अंततः 7 रहस्य संप्रदाय की अस्थि शोधन चट्टान पर पहुंचेंगे। पथ का पहला क्षेत्र बांस का जंगल होगा, दूसरा क्षेत्र चट्टानी ढलान वाला क्षेत्र होगा, अंतिम क्षेत्र चट्टान होगा। केवल वे ही जो दोपहर तक अस्थि शोधन चट्टान पर चढ़ने में सफल हो गए हैं हमारे साथ रहस्य संप्रदाय के शिष्य होंगे। यदि आप दोपहर के बाद समाप्त करते हैं, हालांकि आप एक आंतरिक शिष्य नहीं बन पाएंगे, फिर भी आप एक अनौपचारिक शिष्य बन सकते हैं जब तक कि आपका प्रदर्शन उल्लेखनीय कौशल प्रदर्शित करता है। तुम हो ऑडियो बुक्स 108 देखना। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली को स्वाभाविक रूप से यह समझ में नहीं आया कि एक अनौपचारिक शिष्य होने का क्या मतलब है। वह केवल इतना जानता था कि उसे बस चट्टान पर चढ़ना है। असमान खड़ी ढलान पर अपनी नजर आगे बढ़ाते हुए उसने चट्टान की सतह पर बांस की कई लंबी टहनियां फैली हुई देखी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पहली बाधा काफी आसान होनी चाहिए। अन्य बच्चों का अध्ययन करते हुए हान ली अपने आयु वर्ग के बच्चों से हारने को तैयार नहीं था। अन्य बच्चों के लिए भी माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। डिवीजन हेड यू ने उगते सूरज पर एक नजर डाली और कहा, ठीक है, अब लगभग समय हो गया है, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। डरो मत, कोई खतरा होने पर आपके वरिष्ठ पीछे से आपकी रक्षा करेंगे। हान ली ने अपना सिर घुमाया और उन अपरिचित युवाओं पर नजर डाली। ये लोग वरिष्ठ शिष्य थे, इसलिए इन्हें पहले बैच से होना चाहिए। हान ली यह सोचने से खुद को नहीं रोक सके, कितना प्रभावशाली है, अगर मैं उनके साथ शामिल होने में कामयाब रहा तो क्या मैं एक आंतरिक शिष्य का वही वस्त्र पहन सकता हूँ। जब वह आंख बंद करके विचार कर रहा था, हान ली को पता चला कि अन्य बच्चे पहले ही बांस के जंगल में भाग गए थे। ये देखकर कि वह पीछे रह गया है, हान ली तेजी से आगे बढ़ने लगा। एक बार जब 30 बच्चे दौड़ पड़े तो उन्होंने एक समूह के रूप में आगे बढ़ना बंद कर दिया और विशाल बांस के जंगल में तितर बितर हो गए। हान ली के पीछे चेहरे पर ठंडा भाव लिए एक दुबला पतला वरिष्ठ शिष्य चुपचाप हान ली के पीछे चल रहा था। हान ली थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने बातचीत शुरू करने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ा डरकर उसने अपना शरीर नीचे कर लिया और खड़ी ढलान पर चलने लगा। बांस के जंगल का ये विस्तार बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन हान ली कुछ दूर तक चलने के बाद उसने पाया कि धीरे धीरे आगे बढ़ना और अधिक कठिन होता जा रहा था। उसके कदम भारी हो गए,
और धीरे धीरे हान ली ने बांस की टहनियों को खींचने के लिए एक हाथ का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे बांस अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हान ली काफी समय तक इसी तरह से चलता रहा। एक निश्चित बिंदु पर वह बेहद थक गया था, इसलिए उसके पास बैठने और आराम करने के लिए एक खाली जगह खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी सांसें उसे हवा के भारी झोंकों में छोड़ रही थी। थोड़ी राहत लेने के बाद हान ली ने अपनी नजर घुमाई और अपने पीछे दुबले पतले वरिष्ठ को देखा। हालांकि जमीन बहुत खड़ी थी, ये वरिष्ठ शिष्य बेफिक्र होकर जमीन पर खड़ा था, जैसे कि उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। उसका शरीर पूरी तरह से गंदगी से रहित था, पास में बांस की टहनियों की तरह सीधा खड़ा था, जबकि वह चुपचाप दूर से हान ली को देख रहा था। इस वरिष्ठ की ठंडी नजर को देखकर हान ली को अपने दिल में डर महसूस हुआ और उसने तेजी से अपना सिर पीछे कर लिया। उसने सामने भारी सांस लेने की आवाजें भी सुनी और यह निष्कर्ष निकाला कि तेज बच्चों में से एक भी आराम करने के इस अवसर का उपयोग कर रहा था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हान ली ने तेजी से अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। ढलान खतरनाक रूप से खड़ी थी और हान ली का ऊर्जा भंडार छोटा और छोटा होता गया। उसने अपने पैरों पर चलने के बजाय जमीन पर सपाट लेटने और आगे बढ़ने का रास्ता पंजों से तय करने का फैसला किया, इस तरह कि अगर वह अपनी ऊर्जा समाप्त कर ले तो वह मुंह के बल न गिरे। सौभाग्य से उसके कपड़े मजबूत सामग्री से बने थे, यदि नहीं तो पथरीली जमीन पर घसीटे जाने से उसके अंग और घुटने क्षतिग्रस्त हो सकते थे। जैसे ही वह बांस के जंगल के अंत तक पहुंच गया, हान ली को लगा कि आखिरी कुछ चरणों को पूरा करना बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे जमीन पर पत्थर और चट्टानें बढ़ती गईं, बांस की टहनियों की संख्या कम होती गई। हान ली आखिरकार उस बिंदु पर पहुंच गया जहां उसके पास समर्थन के लिए उपयोग करने के लिए कोई बांस की टहनियां नहीं थी। हान ली धीरे धीरे सड़क के इस आखिरी हिस्से से एक एक इंच आगे बढ़े और पहली बाधा पार कर ली। जैसे ही वह बांस के जंगल से बाहर निकला, उसे केवल विशाल भूमि ही दिखाई दी। उसके सामने एक अतुलनीय विशाल चट्टानी पर्वत था। विशाल पर्वत की चोटी पर कुछ दुबले पतले बच्चे थे, जो धीरे धीरे पत्थर की चट्टान पर चढ़ रहे थे और उनके कुछ वरिष्ठ शिष्य उन पर कड़ी नजर रख रहे थे। हान ली ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की और विशाल चट्टानी पहाड़ के सामने अपना रास्ता बनाने के लिए दौड़ पड़ा। पहाड़ में तलछटी चट्टानों की परतें और परतें एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई थी और बहुत क्षीण दिखाई देती थी। कुछ स्थानों पर छूने पर जमीन टूट जाती है। बेशक वहां टूटे हुए पत्थर के ठोस स्लैब भी थे, लेकिन उन्हें ढूंढना बेहद खतरनाक था क्योंकि इससे चोट लग सकती थी। हान ली ने केवल अभ्यास किया था मार्शल आर्ट की सबसे प्राथमिक कला, और बांस के जंगल में यात्रा के बाद उसके हाथ पहले से ही चोटों से भर गए थे। साथ ही उसके कपड़े उसके घुटनों के आसपास फटे और फटे हुए थे, और उसके कपड़ों से छिपा हुआ मांस और मांसपेशियां भी छिल गईं और घायल हो गईं। हालांकि उसके घुटने पर घाव छोटा था, हान ली जब भी दांतेदार चट्टानों के संपर्क में आता था तो अपने दांत पीस लेता था। दर्द उसकी सहन शक्ति से लगभग अधिक था। आगे के कुछ बच्चे पहले ही सबसे दूर तक चढ़ चुके थे। दूसरों को अपने से आगे देखकर हान ली ने हार मानने से इनकार कर दिया। जिस क्षण हार मानने का कोई विचार उसके दिमाग में आता, उसके तीसरे चाचा और उसके परिवार की तस्वीरें सामने आती, जिससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। जिन लोगों से वह प्यार करता था उनकी यादों के साथ उसे जारी रखने का आग्रह करते हुए हान ली लगातार आगे बढ़ता रहा। हान ली के आंतरिक शिष्य परीक्षा के लिए रवाना होने से पहले हान ली के पिता और तीसरे चाचा ने हान ली को याद दिलाया कि परीक्षा बेहद कठिन होगी। यदि वह अंत तक दृढ़ नहीं रहा तो हान ली के पास सात रहस्य संप्रदाय में शामिल होने की कोई संभावना नहीं होगी। इस समय हान ली को संप्रदाय में शामिल होने की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत हार मानने की अनिच्छा और नेतृत्व में दूसरों को पकड़ने की तत्परता थी। हान ली ने अपना सिर उठाया और देखा कि वू यान इस समय अग्रणी था। वू यान हान ली से उम्र में बड़ा था और उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास भी किया था। आश्चर्य की बात नहीं कि उसका शरीर दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत था। एक बार फिर
हान ली ने अपनी नजर पीछे की ओर घुमाए और देखा कि वह कई बच्चों से आगे निकल गया था, जिनमें से कई अभी भी आगे की ओर दौड़ रहे थे। गहरी सांस लेते हुए हान ली ने अपनी चढ़ाई की गति बढ़ा दी। अपनी अधिकांश ताकत खत्म करने के बावजूद उसने अभी भी अपने और नेतृत्व करने वालों के बीच की दूरी को कम नहीं किया है। जैसे जैसे सूरज आकाश के केंद्र की ओर बढ़ता गया, हान ली का शरीर भारी होता गया, जिससे उसके लिए शिखर तक पहुंचना कठिन हो गया। इस बीच वू यान पहले ही विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका था। 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर के पास अविश्वसनीय रूप से खड़ी हड्डी शोधन चट्टान थी। 10 से अधिक रस्सियां, जिनमें से प्रत्येक में मुट्ठी के आकार की गांठें थीं, चट्टान के ऊपर से लटकी हुई थी। वू यान ने एक को चुना और चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। हान ली ने वू यान को देखा, जो नेतृत्व कर रहा था, और उसके दिल में निराशा महसूस हुई। वह जानता था कि दोपहर तक बचे कम समय में वह सामने वालों से नहीं मिल पाएगा। उनकी चोटों के कारण उभरे अचानक दर्द से असफल होने की धारणा तुरंत मिट गई। उग्र दर्द की लहरों ने उसके अंगों से ताकत छीन ली। अपने शरीर को नीचे की ओर गिरते हुए महसूस करते हुए हान ली ने पागलपन से एक हाथ से एक पत्थर पकड़ लिया। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था, क्योंकि वह तेजी से अपने शरीर को पहाड़ के किनारे से चिपका रहा था, अचानक कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक क्षण के बाद वह शांत हो गया और अपने हाथ का उपयोग करके पत्थर की स्लैब की ताकत का परीक्षण किया। जब उसने ये निश्चित कर लिया कि यह अपनी जगह पर सुरक्षित है, तभी उसने अपनी चिंताओं को दूर करने का प्रबंधन किया। नीचे की ओर देखते हुए हान ली ने देखा कि दुबला पतला वरिष्ठ अपनी बाहें फैलाए हुए आधे बैठने की स्थिति में था। अगर वह गिरे तो हान ली को पकड़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि ये देखकर कि हान ली सुरक्षित था, सीनियर ने अपने हथियार पीछे खींच लिए। हान ली को अपने दिल में राहत महसूस हुई। यदि वह सचमुच चट्टान से नीचे गिर जाता तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। थोड़े क्षण के बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोन रिफाइनिंग चट्टान से नीचे लटकी शेष रस्सियों की ओर रेंगने लगा। आखिरकार वह एक रस्सी के नीचे पहुंच गया। सूर्य लगभग आकाश के केंद्र तक पहुंच चुका था, जो दर्शाता है कि समय सीमा समाप्त होने में केवल 1 घंटा बचा था। इस समय वू यान पहले ही चट्टान पर चढ़ चुका था और उसने बाकी बच्चों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जैसे ही हान ली रस्सी पर चढ़ रहा था, संयोगवश उसकी नजर वू यान से मिली और उसने उसे धीमे चल रहे प्रतिस्पर्धियों को अंगूठे से नीचे का इशारा करते हुए देखा। पागलों की तरह हंसने के बाद वू यान आगे बढ़ता रहा। अपने दिल में गुस्सा बढ़ते हुए हान ली ने रस्सी पकड़ ली और चढ़ने लगा। हालांकि हान ली ने बहुत पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर ली थी। फिलहाल रस्सी पर चढ़ना तो दूर, रस्सी को मजबूती से पकड़ना भी उसके लिए एक चुनौती थी। चमत्कारिक ढंग से हान ली अपनी रस्सी की पहली गांठ तक चढ़ गया। उस पर बैठते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर रुई में बदल गया हो और एक भी उंगली हिलाने में असमर्थ हो। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे सभी बच्चों को देखा। कुछ उनमें से पहले ही हार मान चुके थे, पत्थर के पहाड़ पर बैठकर जोर जोर से सांस ले रहे थे। हान ली की तरह वे अपनी सारी ताकत खत्म कर चुके थे और पतन के कगार पर थे। हान ली केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। उन्होंने इस परीक्षण को बहुत कम आंका था। सौभाग्य से वह आखिरी बच्चों में से नहीं था। वरिष्ठ शिष्यों की ठंडी निगाहों को देखने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। भले ही उसके पास दोपहर से पहले परीक्षण पूरा करने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन देर से समाप्त करना रस्सी पर लंगड़ाकर लटकने से बेहतर था। हान ली ने अपने दोनों कठोर हाथ फैलाए और ब्रेक के दौरान हासिल की गई ताकत का इस्तेमाल धीरे धीरे रस्सी पर चढ़ने के लिए किया। लेकिन इस समय हान ली के हाथों ने उसकी इच्छा का जवाब देना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसके पास रस्सी पर पकड़ बनाए रखने की ताकत भी नहीं थी। हान ली वहां रुके और एक पल के लिए रुके और फिर अनिच्छा से वही गांठ पर बैठे रहने का फैसला किया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 5 डॉक्टर मो अध्याय 5 डॉक्टर मो एक संक्षिप्त क्षण के बाद हान ली को अपनी कमर पर जकड़न महसूस हुई, क्योंकि उसका शरीर हल्का हो गया।
उसका शरीर अचानक ऊपर की ओर उठ गया। अपना सिर घुमाकर हान ली ने देखा कि दुबला पतला वरिष्ठ उसे चट्टान पर चढ़ने में मदद कर रहा है। हान ली की कमर पर एक हाथ रखकर वरिष्ठ शिष्य फुर्तीले पैरों के साथ चट्टान पर चढ़ गया। हान ली मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान दिया कि सूरज पहले ही आसमान के केंद्र तक पहुंच चुका था। दोपहर का समय था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तो आखिरकार मैं परीक्षा में असफल हो गया। हान ली को अपने दिल में अवसाद महसूस हुआ। यह अनुचित लग रहा था। भले ही वह पूरी तरह से आगे बढ़ चुका था, लगभग अपने जीवन की परवाह न करने की हद तक, फिर भी वह अन्य बच्चों से तुलना क्यों नहीं कर सका। एक पल में हड्डी शोधन चट्टान उसके सामने प्रकट हो गई। चट्टान के शीर्ष पर 6 अन्य बच्चे आराम कर रहे थे। 6 में से केवल वू यान के पास गहरे नीले रंग की पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग के बूढ़े व्यक्ति के साथ बातचीत करने की ताकत थी। उनके पास डिवीजन हेड यू और प्रोटेक्टर वांग भी खड़े थे। वे बाकी बच्चों को बोन रिफाइनिंग क्लिफ तक ले जाने के लिए वरिष्ठ शिष्यों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी बच्चों को चट्टान पर ले जाने के बाद डिवीजन हेड यू अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ आगे बढ़े और उन्होंने बच्चों को संबोधित करना शुरू किया। इस बार आप में से केवल 7 ही उत्तीर्ण हुए। इस समूह में से 6 मेरे बाय डुआन डिवीजन में प्रवेश करेंगे और औपचारिक रूप से हमारे संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन जाएंगे। डिवीजन हेड यू ने बच्चों की भीड़ में धीरे से बात की। जहां तक वू यान का सवाल है, जो बोन रिफाइनिंग क्लिफ के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले शिष्य थे, उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इस तरह उन्हें संप्रदाय के गुप्त कौशल और मार्शल आर्ट सीखने के लिए सीधे 7 सुप्रीम डिवीजन में भेजा जाएगा। बोलने के बाद डिवीजन हेड यू की नजर गहरे नीले रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। बूढ़े व्यक्ति ने डिवीजन हेड यू की ओर संतुष्टि में सिर हिलाते हुए अपनी दाढ़ी को एक हाथ पर घुमाया। बाकी के लिए डिवीजन हेड यू ने अपनी ठुड्डी को रगड़ने और धीरे से कहने से पहले एक पल के लिए शेष बच्चों के परिणाम पर विचार किया। झांग टाई और हान ली, हालांकि ये दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, फिर भी उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन किया। उनका दृढ़ संकल्प उन्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के दर्द से निपटने में मदद करेगा। आप दोनों अगले आधे वर्ष के लिए हमारे संप्रदाय के एक प्रशिक्षक को सौंपे गए अनौपचारिक शिष्य होंगे। आधे साल के बाद आपका दोबारा परीक्षण किया जाएगा। यदि आप उत्तीर्ण होते हैं तो आप आंतरिक शिष्य बनने में सक्षम होंगे, लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो आपको बाहरी शिष्यों में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा, जिससे संप्रदाय को अपने बाहरी मामलों को संभालने में मदद मिलेगी। हान ली ने झांग टाई नाम के व्यक्ति पर नजर डाली। हान ली की तरह झांग टाई ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन दोपहर से पहले बोन रिफाइनिंग क्लिफ के शिखर तक पहुंचने में असफल रहे। रक्षक वांग, बाकी बच्चों को कुछ चांदी के सिक्के दे और उन्हें उनके घर वापस भेज दे। डिवीजन हेड यू ने परीक्षा में असफल हुए बच्चों को ठंडी नजर से देखते हुए कहा। समझा। रक्षक वांग ने आदेश का पालन किया और वह शेष बच्चों को वापस चट्टान से नीचे ले गए। झांग जून, वू मिंगरुई, आप दोनों इन बाकी बच्चों को वाइस डिवीजन हेड और प्रशिक्षक ली के पास भेजने में मेरी सहायता करेंगे। 2 वरिष्ठ शिष्य आगे बढ़े और हान ली और बाकी लोगों को चट्टान से नीचे ले जाने से पहले 2 समूहों में अलग कर दिया। वरिष्ठ शिष्यों में से एक दुबला पतला वरिष्ठ था जो हमेशा हान ली के पीछे रहता था। जैसे ही वे चट्टान से नीचे उतर रहे थे, हान ली खुद को रोक नहीं सका। वू यान पर एक नजर डाली और पाया कि वह अभी भी गहरे नीले रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका वहां से हटने का कोई इरादा नहीं था। वह आप में से बाकी लोगों से अलग है। भविष्य में संभवतः वह एक मुख्य शिष्य होगा। संप्रदाय की गुप्त कलाओं में प्रशिक्षण के लिए केवल मुख्य शिष्यों को 7 सर्वोच्च मंडल में भेजा जाता है। एक बार जब वह अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेगा तो कम से कम उसके पास एक रक्षक का पद होगा। आवाज लंबे और पतले चेहरे की थी, जो बता सकता था कि हान ली क्या सोच रहा था। अपने स्वर से हान ली ईर्ष्या के साथ ईर्ष्या के मिश्रित संकेत सुन सकता था। क्या वू यान सिर्फ अपने परिवार के संपर्कों पर निर्भर रहकर काम नहीं कर रहा है?
यदि उसके बड़े चचेरे भाई की शादी संप्रदाय नेता माँ से नहीं हुई होती, तो उसे इतने कम कौशल के साथ मुख्य शिष्य के रूप में कैसे चुना जा सकता था। वह पहले ही आयु सीमा पार कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे 7 सुप्रीम डिवीजन में भेज दिया गया, सीनियर ने ठंडे स्वर में कहा, जो सर्दियों के दिन की ठंडी हवा के बराबर था। झांग जून, क्या तुम पागल हो गए हो? संप्रदाय नेता के निर्णयों के बारे में गपशप करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि यह खबर फैल गई, तो हम दोनों को क्रूर दंड भुगतना पड़ सकता है और गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। झांग जून के शब्दों को सुनने के बाद लंबे और पतले चेहरे वाले दूसरे वरिष्ठ को अपने दिल में झटका लगा और उसने तेजी से अपने आसपास की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी ने झांग जून को नहीं सुना है। केवल ये पता चलने के बाद कि कोई अन्य शिष्य नहीं था, उसने राहत की सांस ली। ठंडे चेहरे वाले वरिष्ठ ने ऐसे कहा मानो वह अपने दिल में नफरत पाल रहा हो, लेकिन वू मिंग रुई की चेतावनी के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। तभी हान ली को समझ में आया कि ठंडे चेहरे वाला वरिष्ठ झांग जून था। उनकी बातचीत सुनकर हान ली को मोटे तौर पर समझ आ गया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वू यान ने 7 सुप्रीम डिवीजन में प्रवेश किया, अपने कौशल के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे संप्रदाय नेता का समर्थन प्राप्त था। जैसे ही वे पहाड़ी रास्ते पर चले, इन दोनों वरिष्ठों ने संप्रदाय के आंतरिक मामलों के बारे में सोचा, जिससे वे उदासी से भर गए। बातचीत करने का मूड न होने के कारण वे चुपचाप बच्चों को आगे ले गए। बाकी बच्चों ने भी बारी बारी से बोलने की हिम्मत नहीं की, शायद वे 7 रहस्य संप्रदाय और उनके गृहनगरों के बीच अंतर के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही वे एक जंगली इलाके से गुजर रहे थे, एक 60 वर्षीय व्यक्ति जंगल से निकला। वह लंबा और पतला था, उसकी त्वचा पर पीलापन था और उसका सिर सफेद बालों से भरा हुआ था। जैसे ही वह उनके पास आया, वह हर कदम पर खांसने लगा, जिससे उनमें से कई को चिंता होने लगी कि उसे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और वह किसी भी क्षण गिर सकता है। इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर वरिष्ठ शिष्यों के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं दिखी। इसके बजाय उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर बूढ़े व्यक्ति का स्वागत किया। डॉक्टर मो, ये शिष्य आपका स्वागत करता है। क्या ऐसा कुछ है जिसे संभालने के लिए आपको इस शिष्य की आवश्यकता है? झांग जून अपने पहले के ठंडे व्यवहार के विपरीत अब सम्मान से भरी अभिव्यक्ति रखता था। झांग जून के लिए उसके सामने ये बूढ़ा व्यक्ति डिवीजन प्रमुख और यहाँ तक कि संप्रदाय नेता से भी अधिक सम्मान के योग्य था। ओह, क्या ये शिष्यों का नवीनतम जत्था है? बूढ़े ने खांसना जारी रखा और भर्राए आवाज में पूछा। हाँ, उनमें से 8 में से 6 आधिकारिक आंतरिक शिष्य हैं और 2 अनौपचारिक शिष्य हैं, झांग जून ने जवाब दिया। संयोग से मुझे वर्तमान में कुछ जनशक्ति की आवश्यकता है, विशेष रूप से एक कीमिया प्रशिक्षु और एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले की। इसके बजाय इन दोनों को मेरा अनुसरण करने दो। डॉक्टर मो ने बेतरतीब ढंग से अपनी उंगली उठाए और, जैसा कि किस्मत में था, 2 अनौपचारिक शिष्यों हानली और झांग टाई की ओर इशारा किया। ये शिष्य आपकी बात मानेगा। इन 2 अनौपचारिक शिष्यों ने वास्तव में सम्मानित डॉक्टर मो की नजरें खींच ली। उनके कर्म असाधारण होने चाहिए। आप दोनों, आप अभी भी वहां क्यों खड़े हैं? जल्दी करें और डॉक्टर मो को अपना सम्मान देने आए। यदि आप इस सम्मानित बुजुर्ग से उपचार की कला के बारे में 1 या 2 चीजें सीखने में सक्षम हैं, तो आप बेहद भाग्यशाली होंगे। दोनों वरिष्ठों के चेहरे पर झिझक या आपत्ति का कोई निशान नहीं था। लंबे और पतले चेहरे वाले वरिष्ठ वू मिंग रुई ने डॉक्टर मो का पक्ष लेने के लिए उसकी चापलूसी की। 2 वरिष्ठ शिष्यों के अचानक हृदय परिवर्तन को देखकर हानली और झांग टाई को कोई आपत्ति नहीं हुई। वे केवल चुपचाप स्वीकार कर सकते थे और जंगल में बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण कर सकते थे। डॉक्टर मो उन दोनों को एक छोटे से रास्ते पर ले गए जो जंगल से होकर गुजरता था। एक सुस्वादु हरी घाटी की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार के सामने अचानक रुकने से पहले रास्ता पूर्व और पश्चिम की ओर मुड़ गया। घाटी के बाईं ओर एक प्रांगण था जिसका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए किया जाता था, जिससे हवा में सुगंधित गंध आती थी। आंगन में प्रवेश करने के बाद हान ली ने कई जड़ी बूटियां देखी जो उसके लिए अज्ञात थी।
घाटी के दाहिनी ओर विभिन्न आकार के मकानों की कतारें थी। चारों दिशाओं में देखने पर हान ली को उस प्रवेश द्वार के अलावा कोई निकास नहीं दिखा जहां से उन्होंने प्रवेश किया था। इस घाटी को गॉड हैंड वैली कहा जाता है। अन्य शिष्य इस घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि वे चोटों से पीड़ित न हो। बूढ़ा आदमी घरों की कतार के बीच में खड़ा हो गया और एक छोटे घर की ओर इशारा किया। अभी के लिए यह आपका घर होगा। आराम करें और अपनी ऊर्जा फिर से भरें। जब रात हो जाए तो मेरे घर में मुझे ढूंढना ताकि मैं तुम्हें कई चीजों के बारे में बता सकूं। आप दोनों मुझे ओल्ड मो कह सकते हैं। बूढ़ा आदमी घबरा गया और कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, डॉक्टर मो भी स्वीकार्य है। बोलने के बाद डॉक्टर मो ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और हर कदम पर खांसते हुए धीरे धीरे एक प्रभावशाली दिखने वाले घर की ओर चल दिए। पूरी तरह से थके हुए हान ली ने घर में प्रवेश करने और सोने के लिए बिस्तर चुनने से पहले झांकताई से जांच करने की जहमत नहीं उठाई। वह संतुष्ट था क्योंकि इस समय वह सात रहस्य संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनने के आधे रास्ते पर था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 6 नाम रहित दिव्य सूत्र अध्याय 6 नाम रहित दिव्य सूत्र। नींद से उठो। हान ली के ऊपर से एक बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज आई जिससे वह अपनी गहरी नींद से जाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसके सामने एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। सदमे में हान ली ने खुद को पीछे की ओर धकेल दिया। तभी वह देख पाया कि जिस चेहरे ने उसे इतना डरा दिया था उसका मालिक झांकटाई नाम का लड़का था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जल्दी करो और कुछ खाकर आओ। आपके समाप्त होने के बाद हमें ओल्ड मो को देखना होगा। झांकटाई ने हान ली को कुछ गर्म सफेद बन दिए। तुम्हें ये खाना कहाँ मिला? बंद स्वीकार करने से पहले हान ली एक पल के लिए शून्य में देखते रहे। घाटी के पास एक रसोई में मैंने बहुत सारे लोगों को खाना खाते हुए देखा, इसलिए मैंने भी एक हिस्सा ले लिया। जब मेरा खाना खत्म हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए मैंने आपके लिए 2 बन ले लिए। झांकटाई हान ली को देखकर ईमानदारी से मुस्कुराई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई झांग। हान ली कुछ हद तक प्रभावित हुए। ये देखकर कि झांकटाई अपने से काफी बड़ा लग रहा था, वह अपने मुंह से भाई झांग कहे बिना नहीं रह सका। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी मेहनत करने की आदत है। अगर मैं एक पल के लिए भी निष्क्रिय रहता हूँ तो मुझे हमेशा थोड़ा सा असहज महसूस होता है। यदि आपको भविष्य में कभी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताने में संकोच न करें। मेरे पास ताकत के अलावा और कुछ नहीं है। झांकटाई कुछ हद तक शर्मिंदा लग रहा था क्योंकि वह हकलाने लगा था। हान ली ने नाश्ता या दोपहर का भोजन नहीं किया था और कुछ हद तक भूखा था। कुछ ही काटने में उसने एक रोटी खा ली। बस थोड़ा सा और प्रयास करने पर दोनों बड़े बंद पूरी तरह से उसके पेट में गायब हो गए। देर हो रही है, हमें ओल्ड मो को देखने जाना चाहिए। हान ली ने कई बार डकार ली और खिड़की से बाहर डूबते सूरज की ओर देखा। मानसिक रूप से समय की गणना करने के बाद उसने निर्णय लिया कि शायद डॉक्टर मो के पास जाने का समय हो गया है। झांकटाई ने डॉक्टर मो के घर तक हान ली का पीछा करते हुए कोई आपत्ति नहीं जताई। डॉक्टर मो के आवास की चारों दीवारों पर किताबों की अलमारियों की कतारें थीं। ये अलमारियां विभिन्न पुस्तकों से भरी हुई थीं। ओल्ड मो, ओल्ड मो। डॉक्टर मो की पीठ उनकी कुर्सी से कसकर चिपकी हुई थी क्योंकि वह इस समय अपने हाथों में किताब पढ़ने में तल्लीन थे। ऐसा लगता है कि उसने 2 लोगों के आगमन पर ध्यान नहीं दिया था, न ही उसने उनका अभिवादन सुना था। आखिरकार वे दोनों अभी भी बच्चे थे, इसलिए जब उन्होंने डॉक्टर मो को उन्हें नजरअंदाज करते देखा तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे अनिश्चित थे कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। इस प्रकार वे केवल एक तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा कर सकते थे। अंत में जब तक हान ली के पैर सुन्न होने लगे, डॉक्टर मो ने धीरे से अपनी किताब अपने बगल वाली मेज पर रख दी। उसने उदासीनता से दोनों बच्चों की ओर देखा और कुछ घूंट पीने के लिए अपना चाय का कप उठाया और धीरे से कहा,
इस दिन से आप दोनों को मेरे अनौपचारिक शिष्यों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मैं आपको औषधीय पौधों को चुनने और दवाओं को परिष्कृत करने के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान सिखाऊंगा। मैं आप दोनों को कुछ जीवन रक्षक उपचार तकनीकें भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। डॉक्टर मो ने भावहीन होकर अपना चाय का कप नीचे रख दिया। मैं तुम दोनों को शारीरिक और आध्यात्मिक साधना मंत्रों का एक सेट सिखाऊंगा। हालांकि यह आपको अपने दुश्मन को सफलतापूर्वक वश में करने की अनुमति नहीं देगा, यह आपके शरीर को मजबूत करेगा। यदि आप लोग वास्तव में कुछ मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें किसी अन्य प्रशिक्षक से सीख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं आधे साल में साधना मंत्रों के इस सेट पर आपकी प्रगति की जांच करूंगा। यदि आप मानक को पूरा नहीं करते हैं, तो मैं आपको बाहरी शिष्य बनने के लिए मजबूर कर दूंगा। क्या तुम दोनों समझते हो? डॉक्टर मो का स्वर अचानक बहुत अधिक गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह मंत्रों के इस सेट को बहुत महत्व देते थे। हम समझते हैं, हान ली और झांग टाई ने एक स्वर में उत्तर दिया। तुम दोनों को अब चले जाना चाहिए, कल सुबह वापस आना। डॉक्टर मो ने उन दोनों की ओर हाथ हिलाकर उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। वह फिर अपनी किताब उठाए और उसे दोबारा पढ़ना शुरू किया। हान ली के जाने से पहले वह डॉक्टर मो के हाथों में मौजूद किताब पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। यह अफसोस की बात थी कि वह पढ़ना नहीं जानता था। वह केवल इतना ही बता सका कि शीर्षक 3 बड़े काले अक्षरों से बना था। दुर्भाग्य से हान ली ने उन्हें नहीं पहचाना। जैसे ही हान ली डॉक्टर मो के आवाज से बाहर निकला, हान ली अपनी रोकी हुई सांस को बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सका। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन अभी उसने डॉक्टर मो की उपस्थिति में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसका मन भी अविश्वसनीय रूप से तनावग्रस्त हो गया था। अब जब वह चला गया, तो वह तुरंत ढीला पड़ गया और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। अगले कुछ दिनों के दौरान हान ली का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वह अंततः 7 रहस्य संप्रदाय का शिष्य बन गया। हालांकि वह अभी भी एक अनौपचारिक शिष्य था, फिर भी यह उन बच्चों से बेहतर था जिन्हें घर भेज दिया गया था। भले ही वह आधे साल में परीक्षा पास नहीं कर पाया, फिर भी वह तीसरे चाचा की तरह एक बाहरी शिष्य बन सकता है। हान ली की राय में थर्ड अंकल एक महान रुतबे और पद वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने आधे साल में परीक्षा के बारे में चिंता नहीं की। उसने गुप्त रूप से अपने दिल की गहराइयों से यह आशा भी की कि वह पास नहीं होगा। इस तरह वह अपने माता पिता और अपनी सबसे प्यारी छोटी बहन को देखने के लिए पहले पहाड़ छोड़ सकता था। अगले कुछ दिनों के दौरान डॉक्टर मो उन्हें सुबह में कुछ औषधीय ज्ञान सिखाएंगे। दोपहर में वह उन्हें शरीर के 12 मुख्य मध्याह्न रेखा, ऊर्जा चैनल और एक्यूपॉइंट स्थानों का अध्ययन कराते थे। जहां तक उन्होंने उन्हें मार्शल आर्ट की थोड़ी सी शिक्षा दी, उन्होंने उन्हें घोड़े की मुद्रा बनाए रखने और पुआल की डमी मारने की शिक्षा दी। 1 महीने बाद वे दोनों अन्य बच्चों से पूरी तरह अलग हो गए। वे अब मंत्र के अलावा कुछ और सीखने में समय नहीं लगाते थे। जब से डॉक्टर मो ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, वे अपना अधिकांश समय अनाम मंत्र का अभ्यास करने में बिताते थे। डॉक्टर मो ने उन्हें सख्त आदेश दिया कि वे मंत्रों को किसी और को न बताएं। यदि एक छोटा सा खंड भी लीक हुआ, तो डॉक्टर मो उन्हें कठोर दंड देंगे और उन्हें अपनी प्रशिक्षुता से बाहर निकाल देंगे। इस अवधि के दौरान हान ली को 7 रहस्य संप्रदाय और डॉक्टर मो के बारे में बेहतर समझ होने लगी। 7 रहस्य संप्रदाय में वांग लू नाम का एक शिष्य था, जिसके पास संप्रभु 7 सर्वोच्च द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं। वांग लू 7 रहस्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता बन गए और उन्होंने 3 अन्य संप्रदाय नेताओं की मदद से संप्रदाय को विभाजित कर दिया। उन्होंने संप्रदाय को 2 खंडों में विभाजित किया, आंतरिक और बाहरी शाखा। आउटर ब्रांच में कुल 4 डिवीजन थे, अर्थात फ्लाइंग बर्ड डिवीजन, ट्रेजर गैदरिंग डिवीजन, 4 सीज डिवीजन और एक्सटर्नल ब्लेड डिवीजन। इनर ब्रांच में भी 4 डिवीजन थे, अर्थात 100 फोर्ज डिवीजन, 7 सुप्रीम डिवीजन, कॉन्सेक्रेटेड डिवीजन और ब्लड ब्लेड डिवीजन। आंतरिक और बाहरी शाखा के अलावा
बुजुर्गों की एक परिषद थी जो उप संप्रदाय के नेताओं और संप्रदाय के नेता को रिपोर्ट करती थी। डॉक्टर मो मूल रूप से सात रहस्य संप्रदाय के शिष्य नहीं थे। कुछ साल पहले संप्रदाय के नेता वांग आकाशीय इंद्रधनुष पर्वत के बाहर लापरवाही से दुश्मन के जाल में फंस गए और विरोधी पक्ष के कई हमलों से गंभीर रूप से घायल हो गए। चूंकि वह मृत्यु के कगार पर था, उसके सहयोगी इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। तभी उनकी मुलाकात डॉक्टर मो से हुई, जिनकी शानदार चिकित्सा और प्रभावी दवाओं ने संप्रदाय नेता वांग की जान बचाई। संप्रदाय के नेता वांग स्वाभाविक रूप से मदद नहीं कर सके, लेकिन डॉक्टर मो के लिए बेहद आभारी महसूस करते थे। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी गहन चिकित्सा विशेषज्ञता के अलावा डॉक्टर मो एक मजबूत मार्शल आर्ट व्यवसायी थे, जिसने संप्रदाय के नेता वांग को डॉक्टर मो को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए मना लिया। संप्रदाय बुजुर्गों ने डॉक्टर मो के उपयोग के लिए विशेष रूप से आवास बनाने के लिए पहाड़ों में एक छोटी सी घाटी को सावधानीपूर्वक चुना ताकि शिफ्ट को यथासंभव आरामदायक बनाया जा सके। घाटी डॉक्टर मो की बदौलत जल्द ही सात रहस्य संप्रदाय के भीतर एक प्रतिष्ठित स्थान बन गया। हालांकि किसी भी शिष्य ने कभी उनके कौशल को नहीं देखा था, न ही उन्हें पता था कि उनकी मार्शल आर्ट कितनी मजबूत थी। डॉक्टर मो ने अपनी शानदार चिकित्सा विशेषज्ञता का उपयोग करके कई लोगों को बचाया था। शिष्यों का जीवन इस प्रकार, यद्यपि वह आमतौर पर अभिव्यक्तिहीन था और कम बोलने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसे आंतरिक शिष्यों से बड़ी मात्रा में सम्मान प्राप्त हुआ। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 7 खेती करने की कठिनाइयां। अध्याय 7 खेती करने की कठिनाइयां। हान ली ने धीरे धीरे अपनी शिरोबिंदु से ऊर्जा को वापस अपने डेंटियन में स्थानांतरित कर दिया। वह आज क्यूई परिसंचरण के 7वें चक्र तक पहुंचने में कामयाब रहा था, और हान ली को पता था कि उसका शरीर पहले ही उस सीमा तक पहुंच चुका है जिसे वह संभाल सकता है। यदि वह एक और चक्र करने की कोशिश करता, तो उसके सभी मेरिडियन पूरी तरह से टूट जाते, जिससे मृत्यु से भी बदतर दर्द होता। भले ही वह एक साहसी व्यक्ति था, हान ली इस दर्द के बारे में सोचकर ठंडे पसीने से खुद को रोक नहीं सका। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली को संप्रदाय में शामिल हुए आधा साल हो चुका था, और आधिकारिक अनौपचारिक शिष्य परीक्षा 2 महीने पहले ही समाप्त हो गई थी। अनौपचारिक शिष्यों के केवल एक छोटे से हिस्से को आधिकारिक तौर पर आंतरिक शाखा में पदोन्नत किया गया था। अधिकांश अनौपचारिक शिष्य इस बिंदु को पारित करने में सक्षम नहीं थे और उनके पास अपना सामान पैक करने और बाहरी शाखा का शिष्य बनने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते वे आमतौर पर ट्रेजर गैदरिंग डिवीजन या फ्लाइंग बर्ड डिवीजन में प्रवेश करते थे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को अपने प्रशिक्षण में एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा और फिर उन्हें अधिक सम्मानित बाहरी ब्लेड डिवीजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। निस्संदेह ये स्वाभाविक था कि 4 सीज डिवीजन 4 डिवीजनों में सबसे अधिक सम्मानित था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने केवल उन्हीं को स्वीकार किया जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना नाम बनाया। यदि किसी के पास मार्शल आर्ट में एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता नहीं है, तो उनके लिए 4 सीज डिवीजन में शामिल होने के बारे में सपना देखना भी व्यर्थ था। ये अपरिपक्व और अनुभवहीन बच्चे किसी भी उल्लेख के योग्य भी नहीं थे। जब हान ली को 2 महीने पहले की परीक्षा का विवरण याद आया, तो वह थोड़ा डरे हुए रह गए। दिव्य इंद्रधनुष पर्वत से कुछ दर्जन मील दूर एक पड़ोसी उजाड़ पर्वत था जहां लोगों का एक समूह युद्ध कर रहा था। वहां कुछ वरिष्ठ शिष्य थे जो मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट थे और युद्ध में डटकर मुकाबला करते थे। प्रत्येक परीक्षण के साथ हान ली दूसरों के दुख पर थोड़ी सी खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। 7 मिस्ट्रीज सेक्ट में अपने पूरे प्रवास के दौरान हान ली और झांग टाई ने पहले कभी इतनी भयानक परीक्षा नहीं दी थी। डॉक्टर मो ने कहा था कि उनकी जांच केवल साधना मंत्र पर ही उनका परीक्षण करेगी, लेकिन हान ली को विश्वास नहीं था कि परीक्षण उतना आसान होगा जितना लगता है। पीछे मुड़कर देखने पर हान ली को स्पष्ट रूप से याद आ गया कि उसे अपनी खेती में कितना गहन प्रयास करना पड़ा था। डॉक्टर मो के अनुसार यह अलौकिक मंत्र एक सेट का केवल एक हिस्सा था।
आधे साल के भीतर हानली और झांग टाई ने साधना मंत्र की पहली परत को सफलतापूर्वक समझ लिया था, जिसकी डॉक्टर मो जांच करेंगे। यदि दोनों डॉक्टर मो की अपेक्षाओं पर काबू पाने में सक्षम थे, तो वे डॉक्टर मो के निजी शिष्य बन सकते थे और यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों के समान लाभ भी साझा कर सकते थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, हानली ने दूसरों से ये भी सुना था कि आंतरिक शिष्यों और बाहरी शिष्यों को जो उपचार मिला वह इतना अलग था कि यह बताता है कि दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर था। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह कितने अज्ञानी थे और उन्होंने आंतरिक शिष्य बनने के किसी भी विचार को त्याग दिया। हानली केवल 7 रहस्य संप्रदाय में शामिल होने और अपने परिवार को वापस भेजने के लिए कुछ चांदी प्राप्त करने से संतुष्ट होंगे। बाकी सब कुछ लग रहा था प्रासंगिक, क्योंकि सबसे बढ़कर वह वास्तव में अपने गरीबी से जूझ रहे परिवार की मदद करना चाहता था। उसका एकमात्र लक्ष्य पैसे घर ले जाना था ताकि वह अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान कर सके। डॉक्टर मो का मंत्र सीखने के बाद हानली ने एक बार भी साधना बंद नहीं की। उन्होंने दिन और रात के हर संभव क्षण को निरंतर जप का अभ्यास करते हुए बिताया। क्योंकि डॉक्टर मो ने उन्हें खेती करने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया था, हानली केवल स्वयं ही सिद्धांत बना सकते थे। अन्य युवा साधकों के साथ चर्चा करने के बाद उन्हें पता चला कि वे 7 रहस्य संप्रदाय की सकारात्मक यांग ऊर्जा, एक स्वध्यानशील साधना पद्धति का उपयोग कर रहे थे। मंत्रोच्चार और सकारात्मक यांग ऊर्जा दोनों पर भरोसा करते हुए उन्होंने 3 महीने तक कड़ी मेहनत की, लेकिन हानली यह जानकर हैरान रह गए कि उनकी प्रगति बेहद धीमी थी। उसने बहुत मेहनत की थी और फिर भी उसे अपने शरीर के अंदर ठंडी ऊर्जा के एक छोटे से धागे से पुरस्कृत किया गया था। ऊर्जा इतनी असीम थी कि उसे मुश्किल से ही पता चल सका कि वह वहां है। यदि उसने परिणामों के लिए अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की होती, तो उसे ऊर्जा का कतरा नजर नहीं आता। क्या ये वह अफवाह है जिसके बारे में प्रशिक्षकों ने ट्रू क्यूई के बारे में बात की थी? हानली को अचानक यह एहसास हुआ। सकारात्मक यांग ऊर्जा की खेती करने वाले अन्य शिष्यों ने उन्हें बताया था कि उनके शरीर के भीतर गर्म ऊर्जा और क्यूई का एक अलग प्रवाह उत्पन्न हो रहा था। हालांकि हानली के शरीर में ऊर्जा का धागा बेहद ठंडा था, जो सकारात्मक यांग ऊर्जा की खेती से प्राप्त ऊर्जा से बिल्कुल विपरीत था। परिणामों को देखकर ये स्पष्ट था कि हानली अन्य शिष्यों से बहुत पीछे था। जिन लोगों ने सकारात्मक यांग ऊर्जा खेती से ट्रू क्यूई का उपयोग किया, वे एक छोटे पेड़ के तने के माध्यम से मुट्ठी के आकार का छेद करने और हवा में 3 मीटर की छलांग लगाने में सक्षम थे। हालांकि हानली को अपने शरीर में अजीब क्यूई प्रसारित करने के बाद व्यवहारिक रूप से अपनी सामान्य स्थिति से अलग महसूस नहीं हुआ। एकमात्र अंतर जो वह बता सका वह ये था कि उसकी आत्मा अधिक तीव्र थी और उसकी भूख पहाड़ पर आने से पहले की तुलना में और भी अधिक तीव्र थी। लेकिन उससे क्या फायदा, ये देखकर कि पहाड़ों पर अन्य बच्चे हास्यास्पद शक्ति प्राप्त कर रहे थे, हानली निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह महसूस करने के बाद कि उसने मुश्किल से ही कोई प्रगति की है, हानली ने अपनी कई महीनों की कड़ी मेहनत लगभग छोड़ दी थी। उसने सोचा कि उसके और दूसरों के बीच इतने बड़े अंतर के साथ उसे डॉक्टर मो के परीक्षण से पहले शेष समय में अन्य बच्चों को पकड़ने और इसे सफलतापूर्वक पास करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बजाय बेहतर होगा कि वह घर वापस आने की यात्रा की योजना बनाए। संयोग से हानली एक दिन खेती करने वाले झांग टाई के पास आए और उन्हें कुछ एहसास हुआ। जब से झांग टाई ने इस रहस्यमय दिव्य सूत्र मंत्र के साथ अपनी साधना शुरू की, उसके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। कोई असर नहीं हुआ, सच्ची क्यूई की थोड़ी मात्रा भी नहीं देखी जा सकी। ये जानते हुए कि वह कम से कम ट्रू क्यूई के एक स्ट्रैंड को बनाने में सफल हो गया था, हानली ने वह आत्मविश्वास वापस पा लिया जो उसने पहले फेंक दिया था। बचे हुए समय में उन्होंने जोर शोर से दैवीय मंत्र को विकसित करने का प्रयास किया। उसने पागलों की तरह प्रशिक्षण लेते हुए पहले से भी अधिक मेहनत की। हानली ने हर एक सेकंड का उपयोग ध्यान और साधना में करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब वह सो रहे थे, तब भी उन्होंने थोड़ी सी सफलता की उम्मीद में अपने शरीर को ध्यान की स्थिति में सीधा रखा।
बेशक इस गहन प्रशिक्षण पद्धति को कुछ दिनों से अधिक समय तक कायम नहीं रखा जा सका। यदि वह अपनी सीमा से अधिक दबाव डालता है तो उसकी नींद की कमी उसे कुशलतापूर्वक खेती करने में असमर्थ बना देगी। हानली को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब डॉक्टर मो ने उन दोनों को दिव्य मंत्र दिए तो उन्होंने उनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि खेती के बारे में उनके सवालों को भी उन्होंने इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे कि उन्हें उनके अस्तित्व पर ध्यान ही न हो। हर दिन डॉक्टर मो पिछले कवर पर लिखे 3 काले अक्षरों वाली किताब निकालते थे और घूरकर उसका अध्ययन करते थे, ध्यान से मानो पाठ की पंक्तियां एक खूबसूरत महिला की छवि को रेखांकित करती हों और कवर शुद्ध सोने से बना हो। शुरुआत में हानली और झांग टाई ने सोचा कि डॉक्टर मो अब मेडिकल डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि एक शाही परीक्षा पास करने के लिए कठिन अध्ययन कर रहे थे। हालांकि जब दोनों बच्चों ने पढ़ना सीख लिया तो उन्होंने पीछे के कवर पर लिखे 3 शब्दों को पहचान लिया, जिन पर लिखा था दीर्घायु का शास्त्र। डॉक्टर मो एक किताब पढ़ रहे थे कि किसी व्यक्ति की आयु बढ़ाने के लिए खुद को कैसे विकसित किया जाए। उस पल में दोनों बच्चों को अचानक एहसास हुआ कि डॉक्टर मो शाही परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह नदी के कछुए की तरह हजारों साल जीने की कोशिश कर रहा था। ऐसा माना जाता था कि कछुए हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 8। एक शिष्य के रूप में संप्रदाय में प्रवेश करना अध्याय 8। एक शिष्य के रूप में संप्रदाय में प्रवेश करना। आधे साल की अथक साधना के बाद हानली अंततः डॉक्टर मो की परीक्षा लेने जा रहा था। झांग टाई हानली के करीब खड़ा होकर लड़खड़ा रहा था। उसका व्यवहार कुछ भी अजीब नहीं था। झांग टाई ने हानली को बताया था कि पिछले 6 महीनों से उन्होंने डॉक्टर मो द्वारा दिए गए मंत्र पर कोई प्रगति नहीं की है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हानली को पता था कि मौखिक मंत्र की खेती में झांग टाई के प्रयास उनके प्रयास से कम तीव्र नहीं थे। हालांकि झांग टाई हानली के विपरीत था, जो पागलों की तरह अभ्यास करता था, फिर भी उसने जो प्रयास किए उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती माना जा सकता है। अजीब बात है, झांग टाई को अलौकिक मंत्र बेकार लग रहा था। चाहे उसने कितना भी प्रयास किया हो, वह थोड़ा सा भी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता है कि झांग टाई कभी भी अलौकिक मंत्र का सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर पाएगा। हानली का मन अस्थिर था। वह जानता था कि झांग टाई शायद परीक्षा में असफल हो जाएगी। भले ही हानली दैवज्ञ मंत्र सीखने में थोड़ा सफल था, लेकिन वह किसी भी तरह से झांग टाई से मजबूत नहीं था, इसलिए उन दोनों के डॉक्टर मो के परीक्षण में असफल होने की उच्च संभावना थी। सबसे बुरी स्थिति के डर से हानली ने मेहनत से खेती की। परीक्षा के समय तक उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली अजीब ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई थी। यदि अतीत में ऊर्जा बालों के रेशे जितनी पतली थी, तो अब ये थोड़ी मोटी हो गई है, कपास के धागे जैसी। फिर भी इससे हानली आश्वस्त नहीं हुआ, जिसे डर था कि वह डॉक्टर मो का परीक्षण पास नहीं कर पाएगा। क्या तुम लोग तैयार हो? मुझे तुम्हारी खेती के फल पर एक नजर डालने दो। डॉक्टर मो ने बैठते समय अपनी आंखें मूंद ली और उन दोनों को उदासीनता से देखा। हम तैयार हैं। हानली और झांग टाई केवल एक साहसिक चेहरा सामने रख सकते थे और सहमत हो सकते थे। डॉक्टर मो धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और खड़े हो गए। उसने वह किताब जो हमेशा पास में ही नजर आती थी, मेज पर रख दी। अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे देखने के लिए अपनी कीवी वितरित करें। डॉक्टर मो ने एक हाथ से झांग टाई की दाहिनी कलाई पकड़ ली और अपना दूसरा हाथ झांग टाई के डेंटियन के ऊपर रख दिया। एक कप चाय बनाने में लगे समय के बाद डॉक्टर मो ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और झांग टाई का बारीकी से मूल्यांकन किया। झांग टाई का चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसने घबराकर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए थे, अपना सिर नीचे कर लिया था और डॉक्टर मो की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह जानता था कि डॉक्टर मो को निश्चित रूप से पता चल गया है कि उसने मंत्रोच्चार में कोई प्रगति नहीं की है और शायद वह उन दोनों को सबक सिखाने के लिए उसे दंडित करेगा। यह आपकी बारी है।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर मो ने जरा सा भी संकेत नहीं दिया कि वह झांग ताई को दंडित करेंगे। डॉक्टर मो की आंखों में निराशा के कुछ हल्के संकेत झलक रहे थे, जो डॉक्टर मो की एकमात्र प्रतिक्रिया थी। झांग ताई की जांच करने के बाद वह हानली की ओर मुड़ा और उसे करीब आने का इशारा किया। फिर उन्होंने हानली की कलाई पकड़ी और निरीक्षण शुरू किया। उसका स्पर्श बिल्कुल बर्फ जैसा लगता है। ये किसी जीवित इंसान के स्पर्श जैसा महसूस नहीं होता, हानली ने मन में सोचा। डॉक्टर मो के हाथ की त्वचा सूख गई थी और कॉलस से भरी हुई थी। जैसे ही उसने हानली का हाथ पकड़ा, हानली महसूस कर सका तेज दर्द की हल्की लहरें। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप ने हानली के शरीर के भीतर ऊर्जा को उत्तेजित कर दिया था, लेकिन ऊर्जा का अजीब प्रवाह वास्तव में अपने आप प्रसारित होने लगा। यह उसके मेरिडियन और ऊर्जा चैनलों के माध्यम से प्रवाहित हुआ, उसके डेंटियन से उसके सिर तक, उसके सभी एक्यूपॉइंट से होकर गुजरा और उसके 4 अंगों तक प्रवाहित हुआ। अपने डेंटियन में वापस बहने से पहले इसने एक पूरा चक्र पूरा किया। जिस क्षण ऊर्जा का अजीब प्रवाह उसके पूरे शरीर में प्रसारित हुआ, डॉक्टर मो के स्पर्श से हानली का दर्द तुरंत दूर हो गया। डॉक्टर मो ने अनायास ही आश्चर्य की ध्वनि निकाली। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने हानली के शरीर में ऊर्जा के अजीब प्रवाह की खोज की थी। जल्दी उस मंत्र के अनुसार अपनी ऊर्जा प्रसारित करें जो मैंने तुम्हें एक बार फिर सिखाया था। हालांकि डॉक्टर मो ने अपने उत्साह को दबाने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी आंखों में पागलपन और उत्तेजना के निशान झलक रहे थे, जिससे हानली गुप्त रूप से चिंतित हो गया। धीरे धीरे मुझे अच्छी तरह देखने दो, डॉक्टर मो ने कहा। जब उसकी आवाज का आमतौर पर ठंडा स्वर तेज हो गया, तो उसने अपना दूसरा हाथ हानली के डेंटियन पर रख दिया। हानली को डॉक्टर मो के दोनों हाथ हल्के से कांपते हुए महसूस हुए। जैसे ही हानली ने अजीब ऊर्जा प्रसारित की, डॉक्टर मो काफी उत्तेजित हो गए। इतना खराब भी नहीं, यह एहसास, यही वह एहसास है जो मैं चाहता था। मैं गलत नहीं हूँ। हा। डॉक्टर मो गहन जांच के बाद खुद को रोक नहीं पाए और पागलों की तरह हंसने लगे। उनके दोनों हाथ हानली के कंधे पर कसकर चिपक गए, यहाँ तक कि उसकी सामान्य रूप से तिरछी आंखें भी बड़ी हो गईं क्योंकि वे हानली को तीव्रता से घूरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक दुर्लभ और मूल्यवान खजाना देखा हो। उसकी आंखों में पागलपन के हल्के निशान चमक रहे थे। डॉक्टर मो की लगातार हंसी से हानली के कान गूंज रहे थे और उन्हें अपने कंधे पर हल्का दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर मो की आंखों में पागलपन देखकर हानली अपने दिल में डर महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अच्छा, बहुत अच्छा। हानली के चेहरे के भाव से डॉक्टर मो बता सकते थे कि वह डरा हुआ था। तभी डॉक्टर मो को एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा उत्सुक था। इस प्रकार उसने खुद को नियंत्रित किया और अपना संयम वापस पा लिया। भविष्य में तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी तुम अभी कर रहे हो। इस दिन से तुम्हें मेरे निजी शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर मो ने हानली के कंधे पर अपनी मजबूत पकड़ छोड़ी और उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसे थपथपाया। डॉक्टर मो ने अपना सामान्य शांत रूप पुनः प्राप्त कर लिया, जैसे कि उनका नियंत्रण कभी खोया ही न हो। लेकिन बीच बीच में हानली की ओर देखने से कोई यह बता सकता था कि वह अभी भी बेहद उत्साहित था। जहां तक आपकी बात है, डॉक्टर मो ने आखिरकार अपनी नजर झांग ताई पर डाल दी। झांग ताई पहले घटी घटनाओं से स्तब्ध था। ये देखकर कि डॉक्टर मो ने बातचीत का विषय उनकी ओर स्थानांतरित कर दिया, झांग ताई चौंककर अपनी नींद से जाग गया। बस ये सोचकर कि वह मूल्यांकन में विफल हो गया और उसे पहाड़ छोड़ने के लिए कहा जाएगा, डॉक्टर मो की ओर देखते ही झांग ताई के चेहरे पर कड़वाहट के निशान दिखाई देने लगे। आपकी प्रतिभा संदिग्ध है। इतनी लंबी अवधि के बावजूद आप अभी भी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी उत्पन्न नहीं कर सके। तुम्हें अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर मो ने बार बार अपना सिर हिलाया। डॉक्टर मो को सिर हिलाते हुए देखकर झांग ताई का दिल रसातल में चला गया। लेकिन अचानक डॉक्टर मो को कुछ दिलचस्प सूझा।
जब उन्होंने अपनी आंखों में एक विचित्र अभिव्यक्ति के साथ झांकटाई को देखा। आपकी हड्डियों की संरचना को देखते हुए मेरे पास आपके लिए एक उपयुक्त तकनीक हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझसे सीखने को तैयार हैं। डॉक्टर मो की बातचीत में अचानक बदलाव ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह ऐसा था जैसे डॉक्टर मो झांकटाई को परीक्षा पास करने देना चाहते थे। जैसे ही झांकटाई ने डॉक्टर मो को सुना, वह प्रस्ताव को कैसे अस्वीकार कर सकता था। उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी और कहा कि वह डॉक्टर मो से सीखने के इच्छुक होंगे। उत्कृष्ट, आप दोनों पहले प्रस्थान कर सकते हैं। कल मैं तुम्हें सौंप दूंगा दोनों नई खेती तकनीकें। ये देखा जा सकता है कि डॉक्टर मो की वर्तमान भावनाएं उत्कृष्ट थीं। हान ली और झांकटाई दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि आज की परीक्षा उतार चढ़ाव से भरी थी। आखिरकार वे दोनों वास्तव में पास हो गए, जिससे वे दोनों संतुष्ट और प्रसन्न हुए। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 9 बख्तरबंद हाथी का रास्ता। अध्याय 9 बख्तरबंद हाथी का रास्ता। पीछे मुड़कर देखने पर हान ली एक जानने योग्य मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सका। आधे साल में जो हान ली ने झांकटाई के साथ बिताया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व एक दूसरे से अच्छी तरह मेल खाते थे, दोनों स्वाभाविक रूप से बहुत करीबी दोस्त बन गए थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली धीरे धीरे अपनी क्रॉस लेग वाली स्थिति से खड़ा हुआ और अपनी पिंडलियों को रगड़ा। लंबे समय तक क्रॉस लेग स्थिति में बैठने और ध्यान करने के बाद उनके पैर सुन्न हो गए थे, और यहाँ तक कि उनके कुछ रक्त प्रवाह भी अवरुद्ध हो गए थे। कुछ देर तक उन्हें मसलने के बाद उसके पैर वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। खड़े होकर हान ली ने पत्थर कक्ष से बाहर निकलने से पहले अपनी सामान्य आदत के अनुसार खुद को धूल से साफ किया। खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर के कक्ष को देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाते हुए हान ली खुद को उपहास करने से रोक नहीं सका। ये पूरा कक्ष ठोस ग्रेनाइट से बना था, जबकि दरवाजे क्रोकोडाइलाइट के विशाल टुकड़े से बने थे। यदि कोई सामान्य इंसान इस कमरे में घुसना चाहता है, तो उसे एक बड़ी कुल्हाड़ी से दरवाजे काटने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। TL क्रोकोडाइलाइट https://n.wikipedia.org/wiki/rebecca कोष्टक 7 संप्रदाय में केवल संप्रदाय के नेता, बुजुर्गों और प्रभाग प्रमुखों को इस प्रकार के मौन साधना कक्ष का उपयोग करने की अनुमति थी। यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों को भी उन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। ये साधना कक्ष गहन साधना तकनीकों का अभ्यास करने वालों के लिए बनाया गया था, ताकि वे अपने अभ्यास को किसी भी बाहरी व्यवधान से बचा सकें और चीगोन विचलन को रोक सकें। हान ली को नहीं पता था कि डॉक्टर मो ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन संप्रदाय ने किसी तरह उन्हें गॉड हैंड वैली की चट्टान के किनारे बने अपने निजी खेती के पत्थर कक्ष का उपयोग करने की अनुमति दे दी। TL चीगोंग विचलन तब होता है जब खेती गड़बड़ा जाती है। खेती कक्ष के निर्माण के बाद डॉक्टर मो ने इसे हान ली के एकमात्र उपयोग के लिए सौंपा था। ऐसा उपहार देखकर हान ली डॉक्टर मो की परोपकारिता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। डॉक्टर मो का हान ली का इलाज शायद इतना अच्छा था कि उसे सच नहीं कहा जा सकता था। जब से हान ली उनका आधिकारिक प्रशिक्षु बन गया था, डॉक्टर मो ने व्यक्तिगत रूप से हान ली के उपभोग के लिए जड़ी बूटियों की अपनी आपूर्ति में खुद को झोंक दिया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर मो ने उसके शरीर को भिगोने के लिए एक अज्ञात औषधीय स्नान भी बनाया। हान ली को नहीं पता था कि किस प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जब उसने डॉक्टर को उन जड़ी बूटियों को ध्यान से परिष्कृत करते देखा, तो उसके सामान्य रूप से भावहीन चेहरे से पता चला कि अनिच्छा का संकेत। यहाँ तक कि हान ली भी समझ गए कि ये जड़ी बूटियां बेहद मूल्यवान थीं। जाहिर है, ये लाभ उनके लिए बेहद उपयोगी थे, जिससे हान ली की खेती की गति कई गुना बढ़ गई। हान ली हाल ही में डॉक्टर मो द्वारा दिए गए रहस्यमय सूत्र मंत्र की पहली परत में महारत हासिल करने में सफल हुए थे। भेदने की प्रक्रिया के दौरान उसकी शिरोबिंदु कई बार लगभग फट चुकी थी और उसे कुछ मध्यम आंतरिक चोटें आई थीं। लेकिन उपचार कला में डॉक्टर मो की विशेषज्ञता के लिए धन्यवाद,
उनके मेरिडियन की चोटों की आसानी से मरम्मत की गई और औषधीय जड़ी बूटियों की सहायता से हान ली को कोई गंभीर स्थायी क्षति नहीं हुई। जब भी हान ली थोड़ा सा भी घायल होता, डॉक्टर मो खुद हान ली से भी अधिक चिंतित हो जाते। ये चिंता पूरे समय प्रकट होती रही जब उन्होंने हान ली का इलाज किया, जिससे डॉक्टर मो बहुत तनावग्रस्त हो गए। जब हान ली की चोटें ठीक होने लगी तभी उन्होंने राहत की सांस ली। डॉक्टर मो की चिंता गुरु और शिष्य के बीच के सामान्य रिश्ते से कहीं आगे निकल गई और हान ली को थोड़ा महसूस हुआ स्थिति को लेकर असहज। यदि यह उसके तीसरे चाचा या इस तथ्य के कारण नहीं होता कि कोई भी इन घाटियों से बाहर नहीं जाता, तो हान ली ने सोचा होता कि डॉक्टर मो वास्तव में उसके लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार थे, जो वह हान ली पर ध्यान दे रहा था। टीएल लेखक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हान ली के तीसरे चाचा ने उसे यह सोचने से कैसे रोका। खेती कक्ष से बाहर निकलते हुए हान ली ने आलस्य से अपना शरीर फैलाया और चट्टान से दूर चला गया। उनके आधिकारिक शिष्य बनने के बाद हान ली और झांग टाई अपने मूल क्वार्टर से अपने निजी घर में चले गए। जैसे ही वह झांग टाई के कमरे से गुजरा, हान ली ने अंदर नजर डाली। जैसा कि पता चला, झांग टाई अंदर नहीं थी। हान ली ने सोचा कि वह शायद क्रिम्सन वाटर पीक के झरने के पास अपनी नई मार्शल आर्ट तकनीक विकसित कर रहा है। परीक्षण के बाद डॉक्टर मो ने हान ली को दिव्य सूत्र मंत्र का अभ्यास जारी रखने का निर्देश दिया और उसे कोई भी मार्शल आर्ट सिखाने से इनकार कर दिया। हालांकि हान ली को शांत करने के प्रयास में डॉक्टर मो ने बिना कुछ रोके हान ली को व्यक्तिगत रूप से उपचार की कला में निर्देश दिया। जब भी हान ली के पास चिकित्सा के बारे में कोई प्रश्न होता, डॉक्टर मो तुरंत उत्तर देते थे। यहाँ तक कि हान ली को अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए डॉक्टर मो की लाइब्रेरी में विभिन्न पुस्तकों को देखने की अनुमति भी देते थे। जहाँ तक झांग टाई की बात है, डॉक्टर मो ने अपना पिछला वादा पूरा किया और उन्हें मार्शल आर्ट का एक सेट प्रदान किया। झांग टाई द्वारा अभ्यास की जाने वाली मार्शल आर्ट बेहद अनोखी थी। डॉक्टर मो के अनुसार यह मार्शल आर्ट की एक अत्यंत स्पष्ट शाखा थी जिसका नाम वे ऑफ द आर्मर्ड एलिफेंट था। यहाँ तक कि इस विशेष मार्शल आर्ट का नाम भी शायद ही कभी सुना गया हो। वास्तव में इसकी खेती करने वाले अभ्यासियों के अस्तित्व की तो बात ही छोड़ दें। ये जियांगहू में नियमित अभ्यासकर्ताओं की मार्शल आर्ट से भिन्न था। आमतौर पर सामान्य मार्शल आर्ट की खेती की प्रगति आसान से लेकर कठिन तक होती है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया, कठिनाई भी बढ़ती गई। इस प्रकार स्तर जितना ऊंचा होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उतना ही अधिक प्रयास करना होगा। झांग टाई की विशेष मार्शल आर्ट शैली को 9 परतों में विभाजित किया गया था, जिसमें सामान्य मार्शल आर्ट के समान सिद्धांत का पालन करते हुए शुरुआती 3 परतें विकसित करना सबसे आसान था। हालांकि चौथी परत से शुरू होकर बख्तरबंद हाथी के रास्ते का अभ्यास करने के कारण होने वाली कष्टदायी प्रतिक्रिया को झेलने के अलावा इसे तोड़ने की कठिनाई एक राक्षसी स्तर तक बढ़ गई थी। मार्शल आर्ट के इस सेट के कई साधक इस तरह के कष्टदायी दर्द को सहन नहीं कर सकते थे और चौथे स्तर पर अपनी प्रगति रोक देते थे। न तो 5वें स्तर का और न ही 6ठे स्तर का, प्रत्येक स्तर के साथ असहनीय दर्द बढ़ता ही जाएगा। टीएल जियांगहू इक्वल्स मार्शल कलाकारों की दुनिया 6ठी परत से 7वीं तक पहुंचने के बाद कोई और बाधा नहीं होगी और खेती बहुत आसान हो जाएगी। एकमात्र दोष ये था कि कृषक को मासिक तीव्र दर्द से पीड़ित होना पड़ता था। इसने कई लोगों को भयभीत कर दिया जो बख्तरबंद हाथी के रास्ते पर खेती करना चाहते थे। मार्शल आर्ट की यह विशेष शाखा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये मार्शल आर्ट स्टाइल बहुत ही अजीब था। जब ये पर्याप्त ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता, तो इसकी ताकत सचमुच आश्चर्यजनक हो जाती। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग 9वीं परत तक पहुंचते थे उनका शरीर रत्नों के समान कठोर होता था। वे सभी हथियारों, यहाँ तक कि आग और पानी से भी अभेद्य थे। यहाँ तक कि हथेलियों का प्रहार, मुके की तकनीक और पौराणिक तलवारें और कृपाण भी उन्हें घायल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस बात ने लोगों को सबसे अधिक ईर्ष्यालु बना दिया वही ये थी कि मार्शल आर्ट की इस शाखा को विकसित करने के बाद अभ्यासकर्ताओं को एक हाथी की जबरदस्त ताकत हासिल हो जाएगी।
पर्याप्त ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी ताकत असीमित होगी। वे जीवित भेड़ियों को पकड़ने और बाघों को चीरने के साथ साथ अन्य अद्वितीय कारनामे करने में भी सक्षम थे। जिन लोगों ने इस शैली के बारे में सुना था, वे इससे डरते भी थे और इसकी सराहना भी करते थे। रचयिता के अलावा अन्य इस मार्शल आर्ट में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जो इसे 9वीं परत तक विकसित करने में कामयाब रहा हो। किंवदंती है कि इस मार्शल आर्ट के निर्माता का जन्म दर्द की भावना के बिना हुआ था। यही कारण था कि वह इतनी विकृत मार्शल आर्ट बनाने और उसे अपनी सबसे बड़ी क्षमता से क्रियान्वित करने में सक्षम था। हालांकि डॉक्टर मो ने झांग टाई को लाभ और परिणाम के बारे में पूरी तरह से समझाया था, लेकिन झांग टाई को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि इससे उसके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। उसने बख्तरबंद हाथी के रास्ते से मिलने वाली ताकत की चाहत की और तुरंत मार्शल आर्ट की इस शैली में विकसित होने का वादा किया। अपने लिए उपयुक्त किसी अन्य शैली की तलाश किए बिना झांग टाई पहले ही 2 महीनों में पहली परत के शिखर पर पहुंच गया था। बख्तरबंद हाथी के रास्ते की पहली परत को तोड़ने के लिए डॉक्टर मो ने सुझाव दिया था कि हर दोपहर झांग टाई को क्रिम्सन वाटर पीक के झरने पर जाना चाहिए और बढ़ते पानी के प्रभाव के तहत खेती करनी चाहिए। झांग टाई के अनुसार इस पद्धति का वास्तव में ईश्वरीय प्रभाव पड़ा। पहली परत की चोटी से दूसरी परत के बीच का अंतर केवल कागज जैसा पतला था, और जब तक वह थोड़ी अधिक मेहनत करता, वह सापेक्ष आसानी से बाधा को तोड़ देता। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 10 रहस्यमयी बोतल अध्याय 10 रहस्यमयी बोतल हान ली ने आदत से मजबूर होकर धीरे धीरे गॉडहैंड वैली के रास्ते का अनुसरण किया। उसके कदम स्वतः ही उसे क्रिम्सन वाटर पीक की ओर ले गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस समय उनके पास करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, और ऐसे में उन्होंने अपने सामान्य कार्यक्रम का पालन किया और झांग टाई से मुलाकात की, जो क्रिम्सन वाटर पीक पर प्रशिक्षण ले रहे थे। झांग टाई दर्द से कराह उठा, जिससे झरने के प्रभाव से उसके शरीर पर असर पड़ा और वह बख्तरबंद हाथी के रास्ते पर चल रहा था। हर कोई इस विशेष मार्शल आर्ट को विकसित करने के कष्टदायक दर्द को सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पहली परत के लिए भी पहले से ही असहनीय दर्द सहना पड़ता है। 9वीं परत तक पहुँचने के लिए क्या किसी को पागलपन की हद तक विकसित होने और इस प्रक्रिया में अपनी त्वचा खोने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या झांग टाई को पहले से ही अपने पिछले फैसले पर पछतावा है। बख्तरबंद हाथी के रास्ते का अभ्यास करने के लिए किसी को कितनी कष्टदायी यातना सहनी पड़ती है, इसकी कल्पना करना असंभव है। हान ली ने चलते हुए सोचा, और लापरवाही से गिरे हुए पत्तों और शाखाओं को लात मार रहा था जो उसके रास्ते को रोक रहे थे। हो सकता है कि कुछ और दिनों के बाद हम दोनों झांग टाई के लिए एक और मार्शल आर्ट कौशल के लिए डॉक्टर मो से विनती करेंगे, ताकि उसे हर बार अभ्यास करते समय असहनीय दर्द से पीड़ित न होना पड़े। झांग टाई को अभ्यास के इस यातनापूर्ण रास्ते से बचने की अनुमति देने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश में खुद को लीन करने के बाद हान ली ने धीरे धीरे अपने आसपास देखने के लिए खुद को जगाया। हान ली ने अपना सिर झुकाया और अपने बगल में पेड़ों की कतार को देखा। वर्तमान में वह शरद ऋतु के अंतिम चरण के करीब पहुंच रहा था। पेड़ों की सभी शाखाएं नंगी और पत्तों से विहीन थीं। छोटे छोटे रास्तों पर लकड़ियों और सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। उन पर चलना रुई पर चलने जैसा महसूस होता था। हान ली को यह अनुभव बेहद आरामदायक लगा। उसी क्षण पास की एक पर्वत चोटी से हथियारों के टकराने की आवाजें आने लगी, साथ ही कई जोरदार जयकारे भी सुनाई देने लगे। शोर सुनने के बाद हान ली ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा। उसे गुस्सा आया कि उसका अच्छा मूड खराब हो गया है। शोर 100 फौज डिवीजन के शिष्यों की ओर से आया। वे अपने प्रभाग में शामिल होने के लिए चुने गए शिष्यों को हथियार की विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दे रहे थे। जब भी हान ली ने अन्य संप्रदाय के सदस्यों को इकट्ठा होते और उनके प्रशिक्षण सत्रों से गुजरते देखा, तो उसके दिल में ईर्ष्या के हल्के संकेत उभर आए। वह असली हथियार चलाना चाहता था और अपनी कुशलता भी दिखाना चाहता था। कितना बेकार है,
आधिकारिक तौर पर डॉक्टर मो के अधीन शिष्य बनने के बाद उन्हें इस तरह का अभ्यास करने से सख्त मनाही कर दी गई थी। चीजें डॉक्टर मो ने इस बात पर जोर दिया कि हान ली को अपना सारा समय अनाम मंत्रोच्चार के लिए समर्पित करना होगा। इसलिए हान ली केवल चौड़ी और ईर्ष्यालु आंखों से ही घूर सकता था। कभी कभी अपनी खुजली मिटाने के लिए वह कुछ अन्य संप्रदाय के सदस्यों से कुछ हथियार उधार लेता था जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे और उनके साथ अभ्यास करता था। रहस्यमय मंत्र का अभ्यास करना वास्तव में कितना उपयोगी था। अब तक हान ली ने अपनी निरंतर साधना का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा था। अन्य शिष्यों ने पहले ही अपने शरीर को मजबूत कर लिया था और प्रभावशाली मार्शल आर्ट तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। यदि मार्शल आर्ट के पथ की तुलना मैराथन से की जाती है तो हान ली को यकीन था कि वह शुरुआती बिंदु पर ही रह गया था और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा था। यहाँ तक कि झांग टाई, जिन्होंने 2 महीने तक खेती की थी, के प्रयासों में कुछ लाभकारी बदलाव दिखे। उनकी त्वचा और मांसपेशियां सख्त हो गई थी और उनकी ताकत का स्तर भी पहले की तुलना में काफी अधिक था। हालांकि यदि डॉक्टर मो ने झांग टाई को एक अनौपचारिक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया होता तो उन्होंने 2 महीने पहले अनौपचारिक शिष्य परीक्षण पास नहीं किया होता। यदि उसने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होती तो पहाड़ पर रहना असंभव होता, घर वापस पैसे भेजना तो दूर की बात। यदि झांग टाई मार्शल आर्ट की किसी अन्य शाखा को विकसित करने में असमर्थ होता तो उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता। एक और हान ली अपनी स्थिति की अनुचितता के बारे में बड़बड़ा रहे थे। दूसरी ओर वह खुद को आश्वस्त कर रहा था कि चूंकि उसने डॉक्टर मो की परीक्षा पास कर ली है, इसलिए उसे 7 रहस्य संप्रदाय से बाहर नहीं निकाला जाएगा। हान ली ने अन्य संप्रदाय के सदस्यों से अपनी निगाहें हटा ली, लेकिन वह डॉक्टर मो के परेशान करने वाले आदेशों के बारे में सोचता रहा। विचलित और उदास मन से वह सड़क के किनारे पेड़ों की 2 पंक्तियों को देखता रहा और उसे निराशा की पीड़ा का सामना करना पड़ा। अचानक हान ली ने ठंडी हवा का एक कौर निगल लिया। उसके चेहरे के भाव बदसूरत हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप वह नीचे बैठ गया और अपने दोनों हाथों का उपयोग करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे को कसकर पकड़ लिया और घास में दुबला हो गया। अचानक दर्दनाक विस्फोट ने हान ली को अनजान बना दिया था। उसका चेहरा हल्का सफेद हो गया क्योंकि तेज दर्द की लहरें उसके दाहिने पैर पर हमला कर रही थी। जाहिर है हान ली ने गलती से पत्तों के ढेर में छिपी एक अत्यंत कठोर वस्तु पर लात मार दी थी। हान ली ने अपने शरीर को झुकाया और अपने दोनों हाथों का उपयोग अपने पैर के चारों ओर लपेटने के लिए किया। अपना सिर नीचे करने और जूते उतारने के बाद उसने अपने घायल पैर के अंगूठे पर जोर से वार करना शुरू कर दिया, जबकि उनका मस्तिष्क दर्द से भर गया था। उन्हें चिंता थी कि उनके सूजे हुए पैर का अंगूठा इस हद तक घायल हो गया होगा जो उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा। एक लंबे क्षण के बाद हान ली ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और नीचे की ओर पत्तों के ढेर की ओर देखा, उस अधर्मी नरिशंस पत्थर को खोजने की कोशिश की जिसके कारण वह घायल हुआ था। इधर उधर बेतरतीब ढंग से गिरे हुए पत्ते सभी एक जैसे लाल पीले रंग के थे। उन्होंने उसे वह लक्ष्य ढूंढने से रोक दिया जो वह चाहता था। हान ली ने अपने माथे पर झुर्रियां डाली और थोड़ी लंबी और मोटी पेड़ की शाखा खोजने से पहले जमीन का निरीक्षण किया। वह डाल पकड़कर सावधानी से उठ खड़ा हुआ। हार मानने को तैयार नहीं, हान ली ने शाखा को अपने हाथों में लिया और पत्तों के ढेर की जांच करना जारी रखा। उसने मुट्ठी के आकार की एक वस्तु देखी। हान ली क्षण भर रुके और अपने सामने वस्तु पर विचार किया। अपराधी, वह पापी वस्तु जिसने उसके महान आत्मा को चोट पहुंचाई, वास्तव में एक लंबी बोतल के आकार की थी। इसकी सतह कीचड़ से सनी हुई थी और इसके मूल रंग को पहचानना असंभव था। कुल मिलाकर ये बेहद सामान्य लग रहा था। प्रारंभ में हान ली ने सोचा कि यह एक साधारण छोटी बोतल थी, लेकिन उसके हाथों में बोतल असाधारण रूप से भारी थी। इसका वजन सामान्य चीनी मिट्टी की बोतल से काफी अलग था। क्या ये बोतल सोने की बनी हो सकती है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने उसे लात मारी तो उसे इतना दर्द हुआ। लेकिन
सोने से बनी बोतलें कम ही देखने को मिलती थीं। सोने का बना हुआ इस बोतल में हान ली की रुचि चरम पर थी, क्योंकि वह अस्थायी रूप से दर्द की लहरों के बारे में भूल गया था। उसके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही हान ली ने मिट्टी की अतिरिक्त परत को पोंछा, बोतल का मूल रंग स्वयं उजागर होने लगा। बोतल से चमकदार हरी चमक निकल रही थी और इसकी सतह पर जटिल काले हरे पत्तों के पैटर्न उकेरे हुए थे। बोतल के शीर्ष पर एक बोतल का ढक्कन था जो बोतल के मुंह को कसकर बंद कर देता था। क्या इंटीरियर में कोई कीमती चीज छिपी हो सकती है? हान ली ने बोतल को अपने कान के पास रखा और धीरे से बोतल को हिलाया, लेकिन उसे बोतल के अंदर से कोई हलचल महसूस नहीं हुई। हार मानने को तैयार नहीं, हान ली ने बोतल के ढक्कन पर अपना हाथ रखा और उसे खोलने की कोशिश की। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके हृदय में जिज्ञासा भड़क रही थी, और जब वह इसे खोलने के लिए दूसरी विधि का उपयोग करने वाला था, तो उसके पैर का दर्द अचानक फिर से भड़क उठा। लानत है, वह भूल गया था कि चीनी मिट्टी की बोतल के संपर्क में आने से उसके दाहिने पैर का अंगूठा घायल हो गया था। उनकी चोट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज झांग टाई से मिलने नहीं जा सकेंगे। हान ली ने अपने आवास पर लौटने और इस रहस्यमयी बोतल में छिपे रहस्यों को जानने के लिए अपना समय लेने से पहले अपने घायल पैर के अंगूठे पर कुछ दवा लगाने का फैसला किया। बोतल को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए हान ली ने बोतल कितनी भी गंदी हो, उसे अपने लबादे के अंदर छुपा लिया। पीछे मुड़कर वह कदम दर कदम लंगड़ाता हुआ अपने घर की ओर लौटा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।